हेलो बॉस। डेफिनेटली आज हम लोग मूव ऑन करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट स्कोरिंग टॉपिक। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इससे आता है, तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो नाम ही चैप्टर का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है, कोशिश करेंगे एनसीईआरटी से कुछ भी ना छूटे। तो प्लीज़ मेरा टारगेट वही है कि एनसीईआरटी से कुछ ना छूटे, आप अपने एनसीईआरटी को साथ में खोल के रखें और एक एक चीज़ को मिलाएं। तो टॉपिक का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। भाई साहब, बात ऐसा है कि हमारे जीवन में हर दिन में केमिस्ट्री रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। चाहे हमारा बेसिकली कपड़ा ही है, ये भी क्या है, फाइबर है, तो ये भी बेसिकली केमिकल से ही बना है। आप बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हो या फिर कुछ आप डेली लाइफ में यूजेस ही करते हो। फॉर एग्जांपल, आप जितना भी बेसिकली आप क्लोथ्स वगैरह इस्तेमाल करते हो, उसमें डाइज वगैरह इस्तेमाल होता है। हर जगह केमिस्ट्री, हर जगह केमिकल है। पेंट वगैरह में केमिकल है। आप जो टूथपेस्ट वगैरह बनाते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे कोशिश करते हो कि क्या उसका पीएच कितना हो, अल्कलाइन हो, या जो भी है आप कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हो, वहाँ पे केमिस्ट्री है। तो इस चैप्टर में हम लोग ऐसा नहीं ना कि दुनिया में हर चीज़ को उठा के बैठ जाए और फिर पढ़ना स्टार्ट करें, यहाँ पे इसमें केमिस्ट्री का कौन सा बेसिकली केमिकल्स है। हमें मेनली इस चैप्टर में 2-3 चीज़ों को देखना है। एक तो बेसिकली क्या है कि मेडिसिनल यूजेस को देखना है, दूसरा फूड वगैरह में देखना है, और तीसरा जो क्लींसिंग एजेंट है वहाँ पर देखना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में क्या देखेंगे, एक मेडिसिनल चीज़ को देखेंगे, फूड मटेरियल को देखेंगे और क्लींसिंग एजेंट को देखेंगे। अब थोड़ा सा टॉपिक का नाम है ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले बताइए ड्रग्स क्या होता है। तो ड्रग्स बेसिकली लो मॉलिकुलर मासेस के थिंग्स होते हैं। ड्रग्स का मासेस के बारे में अगर बात पूछा जाए तो आप बोलिएगा 100 से लेकर के 500 AMU के आसपास। बहुत स्पीड में रखने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ कॉपरेट कीजिएगा। एनसीईआरटी खोल लीजिए, मैं एक लाइन करवा दूंगा एकदम बहुत कम टाइम में। तो भाई साहब, आपको हम पूछेंगे कि बेसिकली मेडिसिन के बारे में आप क्या समझते हैं, फटाक से बोलिए। तो आप बोलिएगा सर, जब ड्रग्स का हम लोग जब थेरेपेटिक यूज़ के लिए इस्तेमाल करें, जब ड्रग्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं थेरेपेटिक्स के लिए, दैट इज यूजफुल बेसिकली यूजफुलनेस के लिए, तो उनको हम लोग बेसिकली मेडिसिन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम बेसिकली पूछेंगे कि मेडिसिन वगैरह जो होता है किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो डेफिनेटली किसी भी चीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए, डिजीज़ को आई थिंक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कहीं ना कहीं जब डिजीज़ हो भी जाए तो ट्रीटमेंट करने के लिए। तो मेडिसिन का मेन काम होता है चीज़ों को डायग्नोसिस करे, उसके बाद फिर बेसिकली प्रिवेंट करे, कुछ डिजीज़ वगैरह ना हो, और अगर यदि हो भी जाए तो उसको ट्रीट करे। तो सबसे पहले बेसिकली क्या बोले, हम बोले कि जब ड्रग्स हमारे लिए यूज़फुल हो जाए तो उसको हम लोग मेडिसिन बोलेंगे, है ना। और ड्रग्स के बारे में आप लोगों ने क्या बोला, उनका मॉलिकुलर मास कम होता है, लो मॉलिकुलर मासेस 100 से लेकर के 500 AMU के आसपास, ठीक है। वही आप पॉलीमर के आसपास देखते थे कि वहाँ हायर मॉलिकुलर मास होता है। यहाँ ड्रग्स के बारे में आपने बात किया लोअर मॉलिकुलर मास। आगे बेसिकली बोल रहा है कि जब केमिकल्स को हम लोग थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कीमोथेरेपी। ऑब्वियस सी बात है, जब उससे कुछ थेरेपेटिक्स, कुछ थेरेपी हम उसमें इस्तेमाल लेंगे केमिकल्स को, तो कीमोथेरेपी बोलेंगे। अब थोड़ा सा ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो डेफिनेटली दुनिया में हर क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई बेसिस होता है। तो हम लोग ड्रग्स को क्लासीफाई करेंगे मेनली 4 तरीका से। सबसे पहले बोला है कि बेसिकली फार्मोलॉजिकल इफेक्ट। तो फार्मोलॉजिकल इफेक्ट में बेसिकली क्या है ना कि आप देखिएगा कि भाई साहब वो जो ड्रग्स है, वो जो मेडिसिन है, वो किस तरह की चीज़ों को बेसिकली ट्रीट कर रहा है। फार्मोलॉजिकल इफेक्ट में बेसिकली क्या है ना कि हम देखेंगे किस तरह की प्रॉब्लम को ट्रीट कर रहा है, उसके बेसिस पे उसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे। जैसे कि एनाल्जेसिक बेसिकली किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो सर पेन किलर है। एंटीसेप्टिक ऑब्वियस सी बात है, सेप्टिक के लिए वो एंटी है, मतलब सेप्टिक नहीं होने देंगे, तो कहीं ना कहीं बेसिकली माइक्रोबियल ग्रोथ को चेक करेंगे, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकेंगे। तो हम लोगों ने बेसिकली क्लासीफाई किया उनके फार्मोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे, मतलब किस तरह से ट्रीटमेंट में उनका क्या पार्टिकुलर यूज़ है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे बात किया। तो ट्रीटमेंट में यूजेस बेसिकली किसके लिए महत्वपूर्ण रहता है, तो फार्मोलॉजिकल इफेक्ट वाला जो है डॉक्टर के लिए। तो यहाँ फार्मोलॉजिकल इफेक्ट में जो आप क्लासिफिकेशन किए तो यूजफुल फॉर द डॉक्टर, पहला पॉइंट। दूसरा बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमें आइडिया देता है ट्रीटमेंट फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। और इसका यूज़ अगर हम बात करें तो सॉरी एग्जांपल के तौर पे बात करें, जैसे एनाल्जेसिक है तो पेन किलिंग इफेक्ट, एंटीसेप्टिक है तो कहीं ना कहीं ग्रोथ वगैरह, जो माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह उसको रोकता है। आगे ड्रग एक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ बेसिकली क्या है ना कि ड्रग एक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि ड्रग हमारी बॉडी पे काम किस तरह से करता है। तो वहाँ पे बायोकेमिकल प्रोसेस को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या है कि हमारे बॉडी का जो बायोकेमिकल जो बेसिकली रिस्पॉन्सेस होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, उसको पहचानने के बाद ड्रग्स काम करेगा। फॉर एग्जांपल बेसिकली क्या है कि हम बोलेंगे ड्रग्स एक्शन के बेसिस पे, तो एक्शन काम कैसे करेगा, पहले कहीं ना कहीं हमारे प्रोसेस को समझेगा तभी काम कर पाएगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये बेसिकली पार्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस को समझने के बाद इस तरह से क्लासीफाई किया गया। जैसे कि जितने भी एंटी हिस्टामिन है वो बेसिकली क्या करेंगे, हिस्टामिन के बेसिकली सिक्रेशन वगैरह को रोकने का काम करेंगे, ठीक है। और हिस्टामिन सिक्रेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन वगैरह देखने को नहीं होगा, ठीक है। तो वही बेसिकली बोल रहा है कि सपोज दैट बेसिकली यहाँ पे पार्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस को पहचानने के बाद
जैसे सपोज दैट हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई साहब ये जो हिस्टामिन है सिक्रेशन का रीज़न ये है, तो हम बेसिकली जब उस प्रोसेस को समझ पा रहे हैं तो वो ड्रग्स बेसिकली क्या है कि किन किन तरीकों से हिस्टामिन के सिक्रेशन को रोक सकता है, उस मैकेनिज्म पे जाकर के काम करेगा। तो हम लोगों ने ड्रग्स एक्शन के बेसिस पे देखा, फार्मोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे बात किया। तो फार्मोलॉजिकल इफेक्ट में बेसिकली हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर के लिए क्लासिफिकेशन बहुत बढ़िया है, इसमें हम लोग देखा कि एनाल्जेसिक और बेसिकली एंटीसेप्टिक वगैरह। यहाँ ड्रग एक्शन मतलब कहीं ना कहीं आपके बायोकेमिकल प्रोसेस को समझने के बाद वो ड्रग्स किस तरह से उस प्रोसेस को रोकने का या उस प्रोसेस के अगेंस्ट किस तरह से काम करता है उसके बेसिस पे देखें। अब केमिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल आप यहाँ पे देख लो, आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फटाक से बताइए। आप इसका अगर ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो ये बेसिकली क्या है कि सल्फोनामाइड है। यहाँ पे ये क्या है, सल्फोनामाइड है। ये जो आप इसको बोलिएगा कि सर ये सल्फोनामाइड है, तो ऑब्वियस सी बात है जो सल्फोनामाइड है इनको बेसिकली हम लोग आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक के तौर पे। तो ये जो भी ड्रग्स जिनका स्ट्रक्चर बेसिकली केमिकली इस जैसा सिमिलर होंगे वो बेसिकली जो केमिकली इस तरह से जो स्ट्रक्चरली इस तरह से सिमिलरिटीज हो करेंगे उनका एक्शन करीब करीब एक जैसा देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे जब क्लासीफाई किया तो हम लोगों ने क्या देखा कि इनका जो फार्मोलॉजिकल एक्टिविटी है वो फार्मोलॉजिकल एक्टिविटी ऐसे ड्रग्स का इनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। आप सल्फापिरिडीन वगैरह भी देखोगे, जितने भी सल्फोनामाइड्स वगैरह होते हैं उनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत वेरी करेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो उनका एक्शन भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर टारगेट के बेसिस पे। और यहाँ बेसिकली क्या है कि जो मॉलिक्यूलर टारगेट वाला जो है ना, ये पूछा जाता है कि मेडिसिनल केमिस्ट के लिए सबसे बेहतर बेसिकली क्लासिफिकेशन ड्रग्स का क्या है, तो हम बोलेंगे जो मॉलिक्यूलर टारगेट्स वाला है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ मॉलिक्यूलर टारगेट्स मतलब क्या है कि आपके बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसको किस तरह से टारगेट करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग्स है जो बेसिकली आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर के कहीं ना कहीं प्रोटीन के ऊपर काम करता होगा, कोई ड्रग्स ऐसा है जो सेल के अंदर जाकर के न्यूक्लिक एसिड पे जाकर के काम करता होगा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि मॉलिक्यूलर टारगेट्स, तो हम लोग थोड़ा क्लासीफाई करेंगे कि हाँ भाई ये ड्रग है, ये स्टेरॉइड की कैटेगरी में आया, ये जो स्टेरॉइड कैटेगरी का ड्रग्स है जाकर के न्यूक्लिक एसिड पे काम करेगा, दैट इज हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाकर के एक्ट करेगा। फिर हम देखेंगे अच्छा ये जो बेसिकली हम लोग बेसिकली पेप्टाइड नाम का पेप्टाइड ड्रग्स बनाए, ये जाकर के सेल के मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर होते हैं उस पर जाकर के काम करेगा। तो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर टारगेट्स को पहचाना कि हाँ भाई साहब टारगेट बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है कि फैट है कि प्रोटीन है। तो इस तरह से हम लोगों ने ड्रग्स को क्लासीफाई किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने बोला कि भाई साहब हम लोगों ने यहाँ पे 4 तरह से ड्रग्स को क्लासीफाई करने का काम किया। ठीक है, अरे ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पूछा जाएगा कि मॉलिक्यूलर टारगेट वाला जो है ये मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन है किसके लिए, मेडिसिनल केमिस्ट के लिए। थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं ड्रग टारगेट इंटरेक्शन वगैरह। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इंजाइम्स वगैरह के बारे में। मेरे ख्याल से बच्चा जानता है कि इंजाइम क्या होता है, प्रोटीनेसिस इन नेचर होता है, बिल्कुल सही बात है। अब इंजाइम एक तरह का बायो कैटलिस्ट है। इंजाइम आपके बॉडी में क्या काम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाने का काम करता है, ऑब्वियस सी बात है। इंजाइम के एब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा और इंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा। इंजाइम के बारे में एक दो बात आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इंजाइम बेसिकली क्या है ना, इंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर होता है। उसके बाद इंजाइम जो है वो बेसिकली क्या है, फटाक से बोलो, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन उसके अंदर प्रेजेंट होगा ही होगा। और उसमें भी पूछा जाए ना तो फाइब्रस या ग्लोबुलर, तो आप बोलिएगा कि सर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा। सर फाइब्रस नहीं, हम क्या बोले, ग्लोबुलर टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आगे आप लोगों ने क्या बोला कि भाई साहब इंजाइम जो होता है उसका फंक्शन स्पेसिफिक होता है और प्रत्येक इंजाइम के लिए कुछ ना कुछ रिसेप्टर होता है। तो इंजाइम का फंक्शन बेसिकली क्या होगा, फटाक से बोलो इंजाइम के बारे में क्या क्या बात की है। तो आप लोगों ने बोला कि सर इंजाइम बेसिकली प्रोटीनेसियस होगा। दूसरा बात बेसिकली क्या है सर, स्पेसिफिक होगा। तीसरा बात बेसिकली क्या है सर, ये बायो कैटलिस्ट है। चौथी बात क्या हो गया सर, ये बेसिकली लोअर करेगा एक्टिवेशन एनर्जी को, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। चौथी बात बेसिकली क्या है कि ये एक अल्टरनेट पाथ को प्रोवाइड करेगा किसी रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए। और ये किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह जो होता है, गिव्स फ्री एनर्जी वगैरह होता है, या फिर बेसिकली इंट्रोपी इंथैल्पी वगैरह, इसमें से किसी को भी ये चेंज नहीं करेगा, उनको अल्टर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को घटाने का काम करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो हम बोले कि ये स्पेसिफिक इन फंक्शन वगैरह में, अच्छा हम क्या बोले कि भाई साहब जितना भी इंजाइम्स वगैरह होता है प्रत्येक इंजाइम के पास टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा। अब थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं और कुछ छूटा क्या, बिल्कुल भी नहीं, मेरे ख्याल से कुछ भी छूटने का काम नहीं हुआ है ना। आगे कैटालाइटिक एक्शन ऑफ इंजाइम, बिल्कुल कोई भी इंजाइम बेसिकली काम कैसे करता है, तो हम पहले बता चुके हैं कि आपके एक्टिवेशन एनर्जी को घटाने का काम करेगा। उसके बाद फिर आगे आपके साथ हम बात करने का कोशिश करेंगे। देखो ये सब टॉपिक पे ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका बेसिकली स्टार्ट होता है जब आप यहाँ से मेडिसिनल एस्पेक्ट में घुसते हो। ये सब चीज़ें आप वहाँ भी पढ़ते हो, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हो, बायोलॉजी में खूब पढ़ते हो, तो इस पर ज़्यादा मेरे ख्याल से समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इनका कैटालाइटिक एक्शन ऑफ इंजाइम्स वगैरह। पहली बात तो आप समझिए, कोई भी इंजाइम होता है यहाँ पे एक एक्टिव साइट है। ये एक्टिव साइट किसका बना हुआ है, तो यहाँ कुछ फंक्शनल ग्रुप होगा।
तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप होगा, अमाइनो ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है। कहीं ना कहीं बेसिकली ये जो एक्टिव साइट है यहाँ पे आकर के सबस्ट्रेट जुड़ेगा, और सबस्ट्रेट बेसिकली यहाँ पे केमिकली कैसे जुड़ेगा, तो सर कुछ ना कुछ बॉन्ड बना रहा होगा, सब कुछ पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा होगा सर, या फिर बेसिकली अमाइड वगैरह बॉन्ड बना रहा होगा सर, या सपोज दैट बेसिकली क्या है कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह बन रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन हो रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, यहाँ पे एक्टिव साइट क्या है कि एक्टिव साइट के पास कुछ फंक्शनल ग्रुप वगैरह होता है, अल्कोहल ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, अमाइनो ग्रुप हो सकता है, अमाइड ग्रुप हो सकता है, कुछ ना कुछ फंक्शनल ग्रुप होगा यहाँ पे बेसिकली फटक से बोलो एक्टिव साइट के तौर पे। और यहाँ सबस्ट्रेट जो है वहाँ उसके पास कुछ कम्प्लीमेंट्री पार्ट होगा जहाँ पे जाकर के रिएक्ट करेगा, एक बॉन्ड बनेगा और कहीं ना कहीं चीज़ें परफॉर्म होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये इंजाइम हो गया, सबस्ट्रेट हो गया। इस बेसिकली क्या है कि इंजाइम की एक्टिव साइट पे एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट ही आकर के बेसिकली जुड़ सकता है, ऐसा नहीं कि कोई भी आया और यहाँ पे बेसिकली जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ बताने का कोशिश किया है कि सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट से जाकर के जुड़ता है अलग अलग इंट्रैक्शन से, चाहे आयोनिक बॉन्डिंग कर रहा होगा, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा, चाहे वनडरवाल इंट्रैक्शन होगा, चाहे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा। कहने का मतलब है कि जो एक्टिव साइट और जो सबस्ट्रेट है इनके बीच में कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन होगा। तो आपको पूछा जाएगा कि सबस्ट्रेट और बेसिकली एक्टिव साइट में कैसा इंट्रैक्शन है, तो फटाक से बोलिएगा कि आयोनिक बॉन्डिंग भी हो सकता है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है सर, वनडरवाल इंट्रैक्शन भी हो सकता है सर, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी हो सकता है। ये इंजाइम का जो एक्टिव साइट है, फटाक से बोलो कि इंजाइम की एक्टिव साइट है सर वो कुछ ना कुछ फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वही बोला है कि सेकंड फंक्शन ऑफ द जगह इंजाइम इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल ये एक्टिव साइट जो है कुछ कहीं नहीं बल्कि यहाँ पे बेसिकली क्या फटाक से बोलो ये फंक्शनल ग्रुप ही प्रोवाइड कर रहा है ताकि सबस्ट्रेट यहाँ पे आकर के अटैक करे और कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हो। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि ड्रग इंजाइम का इंट्रैक्शन कैसे होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये आप लोगों ने बोला कि इंजाइम के अंदर एक्टिव साइट है, यहाँ पे सबस्ट्रेट जुड़ रहा होगा और कुछ ना कुछ बॉन्डिंग बन रहा होगा, चाहे बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होगा, चाहे डाइपोल डाइपोल हो रहा होगा, चाहे बेसिकली वनडरवाल इंट्रैक्शन होगा, चाहे आयोनिक बॉन्डिंग हो रहा होगा। तो जिस तरह का बॉन्डिंग एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के बीच में हो रहा होगा, ड्रग्स जो है वो उसी तरह का बेसिकली क्या है ना कि बॉन्डिंग बनाने का काम करेगा, और उसी तरह का बॉन्डिंग बनाएगा तो एक्टिव साइट में ड्रग्स जाकर के जुड़ जाएगा, और डेफिनेटली जब एक्टिव साइट में जाकर के ड्रग्स जुड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं सबस्ट्रेट जुड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ बेसिकली क्या है ना कि हम लोगों ने देखा कि जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं इंजाइम और यहाँ पे इंजाइम के पास जाकर के सबस्ट्रेट जुड़ता, सबस्ट्रेट के पास कुछ ना कुछ वैसा ही बेसिकली फंक्शनल ग्रुप है जो यहाँ पे कंप्लीमेंट्री हो, बॉन्ड बनाए। लेकिन यहाँ पे हम या उसी तरह के इंट्रैक्शन शो करें, ड्रग्स के पास भी हम लोगों ने ड्रग्स को मिमिक्स किया, बेसिकली क्या सबस्ट्रेट के जैसा बनाने का कोशिश किया कि भाई साहब जो सबस्ट्रेट कर रहा है उस तरह से ड्रग्स बेसिकली कंपेटिबली करेगा और एक्टिव साइट पे जाकर के खुद जुड़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ड्रग्स नहीं जुड़ पाएगा, और ड्रग्स नहीं जुड़ पाएगा तो इंजाइम बेसिकली जिस तरह से काम कर रहा था वो जो एक्शन है वो ब्लॉक हो जाएगा। सपोज दैट हमारे बॉडी में कोई चीज़ हार्मफुल इंपैक्ट कर रहा होगा वो इंजाइम, तो वो बेसिकली जाकर के ड्रग्स जाकर के रोक देगा, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से सबस्ट्रेट और ड्रग्स में बेसिकली कंपटीशन है कि एक्टिव साइट में कौन जाकर के जुड़ेगा। मेरे ख्याल से मेरा ड्रग्स बेसिकली कंपेटिबली बेसिकली बेहतर होगा, तो सबस्ट्रेट को रिप्लेस करके खुद जुड़ जाएगा। तो ड्रग्स ब्लॉक्स कर रहा है बेसिकली एक्टिव साइट ऑफ इंजाइम को, ये जो इंजाइम की एक्टिव साइट है वहाँ पे ड्रग्स खुद आ जा रहा है, तो सबस्ट्रेट जुड़ नहीं पा रहा है, ये कहीं ना कहीं बेसिकली कंपटीशन हो रहा है। अब जल्दी से देखते हैं यार, समय कम से मेरा स्पीड थोड़ा फास्ट है, यहाँ ध्यान दो, ये इंजाइम है, अभी यहाँ एक्टिव साइट पे आकर के ड्रग नहीं जुड़ा, यहाँ मेरा जो बेसिकली ड्रग है जिसको हम लोगों ने इनहिबिटर बोला, ये दूसरे साइड पे जुड़ा, उस साइड को हम लोगों ने बोला एलोस्टेरिक साइट। तो साइट अदर देन एक्टिव साइट जहाँ पे जाकर के बेसिकली ड्रग्स जाकर के जुड़ रहा है, और पूरे के पूरे देखो एक्टिव साइट का जो बेसिकली शेप है उसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया ताकि जाकर के यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे सबस्ट्रेट ना जुड़ पाए। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं सबस्ट्रेट से जुड़ने का, बोल रहा है भाई तुम्हारे जहाँ पे जुड़ता था ना जिस खाली जगह पे, जिस एक्टिव साइट पे, वहाँ पे हम गए ही नहीं। ये क्या किया, दूसरे साइड पे गया, और दूसरे साइड पे जाने के बाद बेसिकली इसका पूरा एक्टिव साइट ही बेसिकली क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया, और जब एक्टिव साइट चेंज कर दिया तो सबस्ट्रेट आएगा, यहाँ पे कोई उस तरह के इंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा और बेसिकली कुछ बॉन्डिंग वॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे साइट अदर देन एक्टिव साइट, जहाँ पे जाकर के बेसिकली इनहिबिटर बोले चाहे ड्रग्स बोले जाकर के जुड़ जाएगा, उसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। इस बात को ध्यान रखिएगा। एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ने के बाद बेसिकली क्या करता है, फटाक से बोलो तो यहाँ पे बेसिकली जो एक्टिव साइट है उसका शेप वगैरह को चेंज कर देता है, ठीक है। अरे ठीक है भाई, हाँ आगे बेसिकली क्या बोल रहा है, रिसेप्टर यस ड्रग टारगेट। उससे पहले एक दो लाइन बोला है, क्या बोला है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है इंजाइम और इनहिबिटर के बीच में कर दी कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होगा। यहाँ पे इंजाइम है और ये बेसिकली यहाँ पे ये जो इनहिबिटर है इनके बीच में कर दी कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो ये आसानी से टूटेगा नहीं। फिर क्या है कि इंजाइम जो है बेसिकली क्या है कि परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बेसिकली यहाँ पे जो है ना ये केमिकल बॉन्ड बना है, कोई कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह बना है तो तुरंत इजीली टूट जाएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इजीली टूट नहीं होगा, टूटेगा नहीं, तो ये एक्टिव साइट वगैरह से चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब है कि रिएक्शन अगर रिवर्सिबल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, नहीं होगा तो फिर क्या, इंजाइम में मेरा कोई काम कर रहा नहीं। आगे बेसिकली क्या है कि इंजाइम ब्लॉक हो जाएगा परमानेंटली, और बॉडी बेसिकली क्या है कि बेसिकली उस इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स को डिग्रेड करेगा और फिर से नया इंजाइम वगैरह बनेगा। यही सब कहानी है। आगे देखो रिसेप्टर इज ड्रग टारगेट, तो बोल रहा है ना कि ड्रग का बेसिकली आप लोगों ने देखा था मॉलिक्यूलर टारगेट के बेसिस पे आप लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था ड्रग्स का। तो वही बोल रहा है कि भाई साहब ड्रग्स के लिए बेसिकली कुछ ना कुछ रिसेप्टर होते हैं। तो यहाँ समझाने का कोशिश कर रहा है कि देखो भाई साहब
यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में दिखाने का कोशिश किया, इसी को इनलार्ज किया है। देखिए आई थिंक आपका सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर, एक लेयर और दूसरा लेयर, 2 लेयर है मेरे ख्याल से। ये बेसिकली नॉन पोलर टेल है जो अंदर की तरफ है, और पोलर हेड है जो बाहर की तरफ है। इसमें बेसिकली क्या है कि कुछ ना कुछ प्रोटीन जो है वो इम्बेडेड है, जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर प्रोटीन इम्बेडेड है, धंसा हुआ है। अब आगे बेसिकली क्या है, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन धंसा हुआ है, और यहाँ ये जो इसी को हम बोलेंगे कि ये बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर है। कहने का मतलब है कि एंजाइम जब यहाँ पे आएगा तो बेसिकली यहीं पे बाहर में ही सेल मेम्ब्रेन पे बेसिकली क्या है कि बाइंड करेगा। तो यहाँ समझाने का कोशिश किया है, क्या समझाने का कोशिश किया है कि भाई साहब समझाने का ये कोशिश किया है कि यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर इम्बेडेड है। अब यहाँ पे एंजाइम आएगा और बेसिकली यहीं पे काम करेगा, ये अंदर में इंटर नहीं करेगा। तो यहाँ बताने का कोशिश कर रहा है कि जो बेसिकली सेल के मेम्ब्रेन पे यहाँ पे रिसेप्टर हो सकता है, किसके ऊपर, फटाक से बोलो, प्रोटीन के ऊपर। किसके ऊपर? प्रोटीन के ऊपर। देखो ये रिसेप्टर प्रोटीन है, इसके ऊपर बेसिकली आकर के जुड़ेगा। सेल के अंदर घुस रहा है क्या? नहीं, सेल मेम्ब्रेन है ये, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, वो भी बाई लेयर है, इसी के ऊपर प्रोटीन है, और इस प्रोटीन के ऊपर आकर के जुड़ रहा है कौन? ये जो बेसिकली प्रोटीन के ऊपर ही बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आकर के जुड़ रहा है, जो भी एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स वगैरह बनेगा इसके अंदर इंटर नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया कि देखो जो केमिकल मैसेंजर है वो आया, और ये बाइंडिंग साइट है, दैट इज बेसिकली इस पे आकर के यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दैट इज बाइंडिंग साइट पे, और मैसेजेस देखो ट्रांसमिट हो गया, दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस। देखो मैसेजेस बेसिकली पहुँच गया, और एक बार मैसेजेस पहुँच गया फिर बेसिकली जिस शेप में था उस शेप में वापस आ जाएगा, जो मेरा रिसेप्टर है उसी शेप में वापस आ जाएगा। मेरा केमिकल मैसेंजर आया, केमिकल मैसेंजर बेसिकली बाइंडिंग साइट पे गया। ये मैं आपका समय बर्बाद कर रहा हूँ यार, इतना स्लो से काम नहीं चलेगा, है ना, पढ़ाने वाला काम नहीं करना है, थोड़ा जल्दी से फास्ट करना है। ठीक है, अब बेसिकली मैं आपके साथ बात करने का कोशिश करूँगा कि भाई साहब ऐसा है ना, कैसा है, फटक से बोलिए। ऐसा है कि जो नेचुरल फंक्शन ऑफ बेसिकली क्या है ना, जो नेचुरल फंक्शन को बेसिकली क्या करता है, फटक से बोलो, जो हमारे नेचुरल फंक्शन को बेसिकली क्या है कि इनहिबिट करता है उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ऐसे ड्रग्स जो नेचुरल फंक्शन को बेसिकली इनहिबिट करने का काम करेगा उसको हम बोलेंगे एंटागोनिस्ट, और ऐसे ड्रग्स जो बेसिकली हमारे जो नेचुरल फंक्शन वगैरह होता है उसको कहीं ना कहीं बेसिकली उसको थोड़ा सा और बढ़ाने का काम करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे एगोनिस्ट। तो दो तरह से बेसिकली ड्रग्स को क्लासीफाई किया कि ऐसे ड्रग्स जो बेसिकली रिसेप्टर साइट पे जाकर के जुड़ेंगे, और रिसेप्टर साइट पे जुड़ने के बाद उसके नेचुरल फंक्शन को अल्टर करेंगे, उसके नेचुरल फंक्शन को खराब करेंगे, उसको हम बोलेंगे एंटागोनिस्ट। और बेसिकली जो जाकर के वहाँ पे जुड़ने के बाद उसके जो बेसिकली नेचुरल फंक्शन है उसको इन्हेंस करेंगे, उसको हम बोलेंगे एगोनिस्ट। तो थोड़ा सा फालतू बात किया, ठीक है। अब बेसिकली क्या है ना कि एगोनिस्ट को कब इस्तेमाल करेंगे, एगोनिस्ट को तब इस्तेमाल करेंगे जब मेरा सपोज दैट बेसिकली ये जो केमिकल मैसेंजर नहीं आया। तो ड्रग्स बेसिकली क्या है कि केमिकल मैसेंजर ये मैसेज दिया, तभी बेसिकली मैसेजेस जो सेल के अंदर जाकर के ट्रांसफर हुआ और जो भी फिजियोलॉजिकल रिस्पांस देखने को मिलेगा वो होगा। तो इन केस मेरा बेसिकली क्या है ना कि केमिकल मैसेंजर नहीं, तब हम जाकर के किसका इस्तेमाल करेंगे, एगोनिस्ट का इस्तेमाल करेंगे कि एगोनिस्ट जाकर के यहाँ पे बाइंडिंग साइट पे जाकर के जुड़ेगा और मैसेजेस वगैरह को इंड्यूस कर देगा। तो कहीं ना कहीं बेसिकली क्या है कि ये एगोनिस्टिक काम हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो यहाँ से मैं पढ़ने मतलब मैं मानता हूँ कि चैप्टर ढंग से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। अभी तक एकदम फालतू बात हो रहा था, है ना, वो चीज़ें आप पहले से पढ़ के आए। तो थोड़ा सा एंटी एसिड के बारे में बात करते हैं। अच्छा पता है जैसे एसिड के बारे में सुनते हैं ना, मतलब एंटी एसिड के बारे में सुनते हैं तो हमें बेसिकली पेप्टिक अल्सर वगैरह का याद आने लगता है कि हाँ भाई एंटी एसिड मतलब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा स्टोमक में। तो कहीं ना कहीं एंटी एसिड का इस्तेमाल हुआ ताकि हमारे स्टोमक के अंदर एसिडिटी को घटाया जा सके और बेसिकली अल्सर वगैरह के चांसेस को अवॉइड किया जाए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि भाई साहब लगभग 1970 के आसपास एंटी एसिड के तौर पे हम लोग बेकिंग सोडा वगैरह का इस्तेमाल करते थे। किसको इस्तेमाल करते थे, बेकिंग सोडा को। लगभग अंटिल बेसिकली 1970 के आसपास, 1970 के आसपास हम लोग बेसिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इस्तेमाल करते थे, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इस्तेमाल करते थे, है ना। लेकिन बेसिकली क्या है ना कि इसको इस्तेमाल करते थे तो कहीं ना कहीं बेसिकली ये थोड़ा सा समस्या था। समस्या क्या था कि कभी कभी बेसिकली क्या है ना कि ये जो है स्टोमक के पीएच को बढ़ा देता था, क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, फटाक से बोलिए सर। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना सर, ये बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। और बेसिक सॉल्ट है तो कहीं ना कहीं पीएच बढ़ाने का काम करेगा। और जब बेसिक सॉल्ट है पीएच बढ़ाने का काम करेगा तो वैसे सिचुएशन में होगा क्या, वैसे सिचुएशन में ये होगा कि पीएच जब बढ़ेगा तो फिर बेसिकली हमारे स्टोमक के अंदर और एसिड प्रोड्यूस होगा। और जब हमारे स्टोमक के अंदर और एसिड प्रोड्यूस होगा तो कहीं ना कहीं समस्या तो है ही भाई साहब। तो अब क्या है ना कि सबसे पहले क्या इस्तेमाल होता था, फटक से बोलिए। पहले इस्तेमाल होता था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 1970 के आसपास। उसके बाद फिर बेसिकली क्या इस्तेमाल होने लगा, उसके बाद फिर जो मिक्सचर है किसका, फटक से बोलो, मेटल का हाइड्रोक्साइड का, दैट इज एल्युमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया गया। दैट इज एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड और फटक से बोलिए मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर को इस्तेमाल किया गया। उसके बाद बेसिकली बोल रहा है कि देखो भाई जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये स्टोमक को ज़्यादा अल्कलाइन बनाएगा। तो कहीं ना कहीं बेसिकली क्या है कि एसिडिटी और बढ़ जाता था, एसिड का प्रोडक्शन और होता था। तो ये बेसिकली इसका हार्मफुल इफेक्ट भी था।
अब बोल रहा है ना कि मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो मेटल बेसिकली हाइड्रोजन कार्बोनेट से बेहतर है, ये बेटर है, ये इनसे बेटर था लेकिन ये भी ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही बेहतर रहा, इनके मुकाबले बेटर था। क्यों बेटर था? क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। ये क्या है? इनसॉल्युबल। ये बेटर अल्टरनेटिव है बिकॉज बीइंग ऑफ इनसॉल्युबल। ये इनसॉल्युबल होने के कारण बेसिकली क्या है कि ये पीएच को न्यूट्रलिटी से ऊपर नहीं बढ़ा रहे थे। ये इनसॉल्युबल होने के कारण पीएच को न्यूट्रलिटी से ऊपर नहीं बढ़ा रहे थे। अब बेसिकली क्या है ना कि कहीं ना कहीं बेसिकली क्या है ना कि ये सब चीजें जो भी ट्रीटमेंट है ये सिम्टम्स को बेसिकली कंट्रोल कर रहा है, कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, लेकिन जो एसिड प्रोड्यूस ही ज्यादा हो रहा है उस कॉज को रोकने में ये सब सक्षम नहीं है। तो उस कॉज को रोकने के लिए बेसिकली हमारे पास क्या है कि उस कॉज को रोकने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा बेसिकली ड्रग्स का बेसिकली हमारे पास इजाद हुआ, और उस ड्रग्स का नाम बेसिकली क्या है? फटाक से बोलिए, सिमेटिडिन। क्या नाम है? सीमाटिडिन। ये सीमाटिडिन बेसिकली यहाँ पे बना। सीमाटिडिन बेसिकली एंटासिड के तौर पे है, जिसका बेसिकली टेगामेट के नाम से दुकान में बिकना स्टार्ट हुआ, कमर्शियली बेसिकली टेगामेट के नाम से बेसिकली बिकना स्टार्ट हुआ। सीमाटिडिन निकला, और सीमाटिडिन निकलने के बाद फिर बेसिकली क्या है कि सीमाटिडिन निकला, उसके बाद फिर बाद में हम लोग देखते हैं रेनिटिडिन, ये निकला जिसको हम लोग जेंटेक कहते हैं। रेनिटिडिन को क्या कहते हैं? जेंटेक। तो जब जेंटेक निकला तो जेंटेक बेसिकली इससे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, इससे ज़्यादा फेमस हुआ। उसके पहले सीमाटिडिन ही सबसे ज़्यादा दुकान पे बिकता था। ठीक है, तो अभी तक एंटासिड में क्या क्या बात की है फटाक से बोलिए कि सर स्टोमक के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे पहले 1970 के आसपास तक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस्तेमाल होता था। उसके बाद मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ साथ में बेसिकली एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह इस्तेमाल हुआ। लेकिन इस ज़्यादा बेहतर कौन है? ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये सब इनसॉल्युबल है, और इनसॉल्युबल है तो फिर बेसिकली क्या है कि यहाँ पे स्टोमक के अंदर जो बेसिकली पीएच उसको न्यूट्रलिटी से ऊपर नहीं बढ़ाएगा, और न्यूट्रलिटी से ऊपर नहीं बढ़ाएगा तो एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा, और एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बेसिकली क्या अल्सर का होने का चांसेस कम रहेगा। अब बाद में क्या आया? बाद में सीमाटिडिन आया। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बढ़िया से देख लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बहुत ही बढ़िया से देख लीजिएगा। सीमाटिडिन आया, और सीमाटिडिन आने के बाद बेसिकली क्या है कि सीमाटिडिन का ही दूसरा नाम है टेगामेट। सीमाटिडिन के बाद रेनिटिडिन आया जिसका नाम है जेंटेक। ये आज डेट में ज़्यादा बेहतर बेसिकली विकल्प हमारे पास है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ बेसिकली क्या है ना कि हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पे ऐसा है ना कि होता क्या था कि ये जो हिस्टामिन है स्टोमक के वाल के ऊपर जो रिसेप्टर है उसके साथ बेसिकली जा करके हिस्टामिन जो है उसको इंड्यूस करता था कि एसिड और प्रोड्यूस करो। तो आप इनको बढ़िया से देखिएगा तो देखिए जिस तरह से हिस्टामिन का स्ट्रक्चर है, आई थिंक कहीं ना कहीं ये भी उसी तरह से रिजेंबल कर रहा है, लेकिन ये बेसिकली क्या है ना कि कहीं ना कहीं ये कंपटीशन कर रहा होगा कि हिस्टामिन की जगह ये खुद जा करके रिसेप्टर से जुड़ जा रहा होगा। तो इनका स्ट्रक्चर करीब करीब वैसा ही है, जिस तरह से सबस्ट्रेट है मेरा उसी तरह से इस बार मेरा ड्रग्स है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन हो रहा होगा। देखिए एकदम करीब करीब स्ट्रक्चर एक जैसा आपको नहीं लग रहा? देखिए तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं आपको एक जैसा दिख रहा होगा। जिस तरह से हिस्टामिन का जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है उसी तरह से आपको सिमेटिडिन का दिख रहा होगा, उसी तरह से रेनिटिडिन दैट इज जेंटेक का दिख रहा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आपके साथ हम बात करना चाहेंगे एंटाहिस्टामिन। अच्छा, एंटाहिस्टामिन के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग से कन्फ्यूजन निकाल दीजिए। आपको लग रहा होगा कि सर ये बेसिकली हिस्टामिन है, जाकर के स्टोमक के ऊपर जो स्टोमक के वाल वहाँ पे जो रिसेप्टर होंगे उनके साथ जाकर के बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहा होगा और एसिड का प्रोडक्शन करवा रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो सर एंटाहिस्टामिन के बारे में अगर यदि बात कर रहे हैं सर, तो ये सब भी तो कुछ वैसा ही काम कर रहे हैं। हाँ, काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब का एक्शन कहाँ पे है? ये सब स्टोमक के वाल पे जा करके काम कर रहे हैं। और जब हम इनके बारे में बात करेंगे तो इनका बेसिकली एक्शन कहीं और है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो हिस्टामिन के बारे में थोड़ा परिचय हो जाए, इनके बारे में कुछ खास बात कर ले कि हिस्टामिन एक पोटेंट वैसोडाइलेटर है। ये वैसोकंस्ट्रिक्टर नहीं, एक वैसोडाइलेटर के तौर पे ध्यान रखिएगा। इसका बहुत सारा फंक्शन है, बिल्कुल उसमें से एक फंक्शन ये भी था कि स्टोमक में बेसिकली क्या है कि उसके वाल पे रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करके एसिड का प्रोडक्शन को बढ़ा देना। अब आगे बोल रहा है ना कि ये स्मूथ मसल वगैरह को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है ब्रोंकी वगैरह में, है ना, और बेसिकली क्या है कि ब्रोंकी और गट में स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करता है और रिलैक्सेशन करता है बाकी मसल्स का। तो हिस्टामिन का फंक्शन देखिए, ये बेसिकली एक पोटेंट वैसोडाइलेटर है, वैसोडाइलेटर है, ये डायलेट करेगा, वैसोडाइलेटर है। आगे बेसिकली क्या है, फटाक से बोलिए, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है स्मूथ मसल वगैरह को, ब्रोंकी एंड गट्स वगैरह में रिलैक्स करता है बाकी मसल्स वगैरह को। दैट इज बेसिकली कहाँ पे? तो वॉल ऑफ फाइन ब्लड वेसल वगैरह में ब्लड जो है वहाँ बेसिकली मसल वगैरह को रिलैक्स करने का काम करता है। अच्छा, नेजल कंजेशन वगैरह होने में भी हिस्टामिन का काम है। हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेजल कंजेशन वगैरह जो कॉमन कोल्ड वगैरह में होता है, और एलर्जिक रिस्पॉन्सेस वगैरह टू पॉलन वगैरह में भी हिस्टामिन का रोल है। अब बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं जब एलर्जिक रिस्पॉन्स वगैरह है, नेजल कंजेशन वगैरह है, तो इसमें हिस्टामिन का अगर रोल है तो हम चाहेंगे कि एंटाहिस्टामिन भी डेवलप हो जाए। अगर हम पॉलन एलर्जन से बचना चाहते हैं या नेजल कंजेशन से बचना चाहते हैं तो हम चाहेंगे एंटाहिस्टामिन हम इस्तेमाल करें। अब क्या है कि एंटाहिस्टामिन के तौर पे हम बेसिकली हम लोगों ने देखा कि ब्रोमफेनिरामाइन का बेसिकली यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, जिसका नाम डैमेटैप भी है। बाद बाकी टर्फेनाडाइन, क्या हम बोले, ब्रोमफेनिरामाइन और बेसिकली
टर्फेंडाइन, जिसको हम सेल्डेन भी कहते हैं, और ब्रोमफेनिरामाइन को डायमेटेप भी कहते हैं, आपको रटना ही पड़ेगा। ये दोनों बेसिकली एंटाहिस्टामिन के तौर पे हैं। ये बेसिकली क्या करेंगे, ये बेसिकली जो हिस्टामिन के नेचुरल एक्शन है उसके साथ इंटरफेयर करेंगे, तो ये भी बेसिकली कॉम्पिटिटिवली बेसिकली काम करते हैं। कैसे काम करते हैं फटाक से बोलिए, ये चाहे ब्रोमफेनिरामाइन हो जिसको हम लोग डायमेटेप या डायमेटेन के नाम से जानते हैं, या फिर टर्फेंडाइन हो, क्या हो फटाक से बोलिए, टर्फेंडाइन हो, ये बेसिकली जिसको हम सेल्डेन के नाम से जानते हैं, ये बेसिकली हिस्टामिन के साथ कंपटीशन पे काम करते हैं। ये भी बेसिकली हिस्टामिन के एक्शन को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं। कैसे इनहिबिट करते हैं, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं, ठीक है। कैसे, तो बेसिकली बाइंडिंग साइट जो होगा रिसेप्टर पे, उसमें जाकर के खुद जुड़ जाएंगे, है ना। अब बेसिकली क्वेश्चन आता है वही जो हम कुछ देर पहले बात किए थे कि व्हाई डू अबव एंटाहिस्टामिन दैट इज ब्रोमफेनिरामाइन जो हो गया या फिर टर्फेंडाइन वगैरह हो गया, ये बेसिकली क्या है ना कि स्टोमक के अंदर जाकर के बेसिकली एसिड का सिक्रेशन को जाकर के इनहिबिट क्यों नहीं करता है, उसको इफेक्ट क्यों नहीं करता है। तो रीजन क्या है कि एंटी एलर्जिक और एंटा एसिड दोनों का बेसिकली जो साइट है, दोनों का जो बेसिकली मतलब जो रिसेप्टर्स है वो अलग अलग है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये हम बात कर रहे हैं एंटी एलर्जिक का, और वहाँ बेसिकली क्या था, एंटा एसिड, दोनों का रिसेप्टर अलग अलग है, दोनों का रिसेप्टर अलग अलग है। तो ऐसा नहीं कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने लगा तो ब्रोमफेनिरामाइन इस्तेमाल कर दिए दैट इज, या फिर सेल्डेन इस्तेमाल किए, बिल्कुल नहीं। ये सब बेसिकली एंटी एलर्जिक है और वो क्या था, एंटा एसिड के तौर पे है। तो दोनों का रिसेप्टर अलग अलग है। इसका रिसेप्टर कुछ और है, इसका रिसेप्टर बेसिकली एंटी, फटाक से बोलो, एलर्जिक वाला है, और उनका बेसिकली रिसेप्टर जो था एंटी, फटाक से बोलो, एंटा एसिड वाला था, दैट इज वहाँ पे स्टोमक वगैरह में था। और यहाँ नोज वगैरह होगा, नेजल कंजेशन वगैरह हो रहा है तो ब्रोंकी वगैरह हो सकता है। खैर, अब थोड़ा सा ट्रांसक्यूलाइजर के बारे में बात कर लेते हैं। डेफिनेटली न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स ही हैं। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स मतलब कहीं ना कहीं जो आपके न्यूरॉन से, आपके ब्रेन से रिलेटेड हो। तो थोड़ा सा ट्रांसक्यूलाइजर के बारे में ध्यान रखिएगा, ये न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स है, तो कहीं ना कहीं बेसिकली जो नर्व हमारा न्यूरॉन वगैरह है उसको कहीं ना कहीं बेसिकली उनके साथ ये इंटरेक्ट कर रहा होगा। अब बेसिकली क्या है ना, इनके बारे में अगर बात करें ट्रांसक्यूलाइजर के बारे में, थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो आपको टेंशन वगैरह होता है, स्ट्रेस वगैरह होता है, थोड़ा सा बेसिकली मूड स्विंग वगैरह होता है, तो इन सिचुएशन में हम लोग ट्रांसक्यूलाइजर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। जब नींद नहीं आता है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो इन कंडीशन में जाकर के हम लोग ट्रांसक्यूलाइजर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। चलिए, किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, जब एंटी डिप्रेसेंट वगैरह के तौर पे हम लोग ट्रांसक्यूलाइजर को इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे थोड़ा सा जल्दी से बात करते हैं कि ट्रांसक्यूलाइजर का काम क्या है, फटाक से बोलिएगा। तो भाई साहब, ट्रांसक्यूलाइजर जो है स्ट्रेस वगैरह का ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, मेंटल डिजीज के बेसिकली ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, चाहे मेंटल डिजीज सीवियर हो चाहे माइल्ड हो। उसके बाद एंग्जाइटी वगैरह को रिलीव करता है, स्ट्रेस को। बाद बाकी क्या है कि अगर यदि कोई बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाएगा तो इरिटेबिलिटी या एक्साइटमेंट वगैरह को बेसिकली क्या है कि फटाक से बोली इसको ट्रीट करने का काम होता है। तो ये वेलबींग वाला फीलिंग लाने का काम करता है ना। जो स्लीपिंग पिल्स वगैरह होता है उनमें हम लोग बेसिकली ट्रांसक्यूलाइजर वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। आगे करते हम बात करते हैं तो बहुत अलग अलग तरह का ट्रांसक्यूलाइजर है। कुछ बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, कुछ नॉर्मल स्लीपिंग पिल्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो ट्रांसक्यूलाइजर भी बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं उसका जो बेसिकली कंसंट्रेशन है वो किस लेवल पे काम कर रहा है, कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, वो डेफिनेटली उस तरह से वो एक मेडिसिनल बेसिकली उसका एक यूज़ है। आगे बेसिकली क्या है ना कि उनका फंक्शन जो है अलग अलग मैकेनिज्म के तौर पे काम करेंगे। यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा है कि भाई साहब आप नोराड्रिलिन के नाम सुने होंगे, नोर एड्रेनलिन का नाम सुने होंगे। ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि बेसिकली क्या है ना कि आपके बेसिकली मूड चेंजेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी भी कारण से नोर एड्रेनलिन का लेवल अगर कम हो गया तो फिर बेसिकली क्या है ना कि एक पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है। पर्सन क्या कर सकता है, डिप्रेशन में। तो ऐसे सिचुएशन में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कैसे काम करेगा। अब ये क्या करेगा, जो बेसिकली इंजाइम, फटाक से सुनिएगा, ये क्या करेगा, ये बेसिकली क्या है ना, जो इंजाइम नोर एड्रेनलिन को क्या कर रहा था, डिग्रेड कर रहा था, डैमेज कर रहा था, ये लोग बेसिकली उसी को निपट देगा। ये लोग क्या करेगा, उसी इंजाइम को निपट देगा जो नोर एड्रेनलिन को बेसिकली डैमेज कर रहा था। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपके बॉडी में जो नोर एड्रेनलिन जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड चेंजेस वगैरह में आपके मूड को बेसिकली अच्छा फील करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई पार्टिकुलर इंजाइम जो कि नोर एड्रेनलिन को डैमेज कर रहा होगा, ये बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट वगैरह क्या करेंगे, ये एंटी डिप्रेसेंट वगैरह उसी को बेसिकली निपट देंगे, मतलब उसी को डैमेज कर देंगे, ठीक है। और जब वही डैमेज हो जाएगा तो फिर नोर एड्रेनलिन का डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा, और जब ये डिग्रेड ही नहीं होगा तो फिर बेसिकली क्या है कि मूड वगैरह आपका लो नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखते हैं बढ़िया से, हमें इसमें रटना क्या था, सीधा मुद्दे पे आते हैं। हमें इसमें रटना था, ये फटाक से बोलिएगा, हमें एप्रोनाइज को देखना था, फेनिलजाइन को देखना था। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखा हुआ है, जल्दी से थोड़ा सा देखिएगा, फटाक से बोलिएगा। तो आप लोगों ने क्या बोला, आप लोगों ने बोला कि जो एप्रोनाइज्ड और फेनिलजाइन है ये इस तरह से बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, दैट इज ये ट्रांसक्यूलाइजर है। चाहे एप्रोनाइजाइड के बारे में बोला, चाहे फेनिलजाइन के बारे में बोला। फेनिलजाइड जो है नायरोडिन के नाम से बड़ा फेमस है। ये देखिए बेसिकली यहाँ पे एक एरोमेटिक पार्ट है, उसके बाद बेसिकली इससे एक चेन के फॉर्म में रिंग से जुड़ा हुआ है, और यहाँ बेसिकली NH2 है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, NH2 है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बढ़िया से देखिएगा, नार्डिल में NH2 है यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद एप्रोनाइज का भी स्ट्रक्चर को बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा। आई थिंक पिरिडीन जैसा कुछ स्ट्रक्चर है पेरेंट चेन के तौर पे, और उसके बाद फिर बेसिकली कुछ अमाइड जैसा ग्रुप लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ, और उसके बाद फिर NH NH CH CH2 सॉरी CH3 होल्ड वाइज। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एप्रोनाइजाइड को देखिएगा, फेनिलजाइन को देखिएगा, स्ट्रक्चर जरूर ध्यान रखिएगा कि फेनिलजाइन में बेसिकली क्या है कि सर ये हाइड्रोजाइन जैसा स्ट्रक्चर है सर, NH2 जो होता है उस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है सर। तो सर बेसिकली हम इसको बढ़िया से देखते हैं। तो सर ये बेंजीन वाला स्ट्रक्चर था, दैट इज फिनाइल ग्रुप यहाँ बोला गया, और ये हाइड्रोजाइन वाला स्ट्रक्चर था सर, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर ये फिनाइलजाइल हो गया जो कि नाडिल के नाम से बिकता है, और ये एप्रोनाइजाइड हो गया। एप्रोनाइजाइड में क्या है कि पिरिडीन जैसा स्ट्रक्चर था सर, यहाँ बेंजीन जैसा, यहाँ पिरिडीन जैसा, और यहाँ बेसिकली क्या है कि सर अमाइड ग्रुप जैसा था, सी डबल बॉन्ड ओ, और जिस तरह से बेसिकली NH होता है तो NH2 यहाँ पे नहीं बल्कि NH उसके बाद फिर CH, और बेसिकली CH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज CH3 2 बार लगा हुआ है। तो एप्रोनाइजाइड हो गया। यहाँ बेसिकली क्या है, फटाक से बोलो कि सर पिरिडीन जैसा पेरेंट चेन है, और यहाँ बेसिकली एरोमेटिक पार्ट क्या है, बेंजीन है। एरोमेटिक पार्ट क्या है, बेंजीन, जिसका नाम भी पड़ा फिनाइलजाइन। यहाँ बेंजीन के साथ बेसिकली क्या है, फटाक से बोली सर, बेंजीन के साथ बेसिकली सर हाइड्रोजाइन जैसा स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप की हेल्प से, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ट्रांसक्यूलाइजर काम करता है। अब बेसिकली क्या है कि कुछ ट्रांसक्यूलाइजर का नाम दिया हुआ है जो आप देख रहे हैं, क्लोरोडिजोपेक्साइड हो गया, उसके बाद मेप्रोबेमेट हो गया, उसके अलावा बेसिकली क्या फटाक से बोलिए इक्वानिल वगैरह हो गया। इक्वानिल के बारे में अगर बात करें तो डिप्रेशन और हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल होता है। प्लीज स्ट्रक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लोरोडाइजोपेक्साइड है, बढ़िया से देख लीजिए, दिस इज द क्लोरोडाइजोपेक्साइड। आई थिंक दिस इज द मेप्रोबेमेट, यहाँ आपको मेप्रोबेमेट वगैरह दिख रहा होगा। तो मेप्रोबेमेट में भी देख रहा होगा आपको अमाइड ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ NH2, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये बढ़िया से देख लीजिए, है ना। ये पूरा बढ़िया से आपको देखना पड़ेगा, एकदम बहुत बढ़िया से देखना पड़ेगा कि सर ये कहीं ना कहीं यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहा होगा, NH2 यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहा होगा, और उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हाइड्रोजन की जगह बेसिकली यहाँ पे अल्काइल पार्ट वगैरह जुड़ा हुआ है। तो ये मेप्रोबेमेट बढ़िया से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लोरोडाइजोपेक्साइड वगैरह देख लीजिए। एकदम स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि सर हाँ एक बेंजीन जैसा रिंग था, उसके बाद क्लोरीन था, क्लोरोडाइजोपेक्साइड, सर यहाँ पे क्लोरीन था, बेंजीन जैसा रिंग था, और यहाँ बेसिकली क्या है ना कि कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो थोड़ा बढ़िया से हमें देखना पड़ेगा कि हाँ भाई साहब क्लोरोडाइजोपेक्साइड ऐसा है, मेप्रोबेमेट ऐसा है। इक्वानिल का भी स्ट्रक्चर बढ़िया से देख लीजिएगा। देखिएगा मेप्रोबेमेट को देखिए, इक्वानिल को देखिए, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी आपको देखने को मिल रहा होगा। कैसे सिमिलरिटी देखने को मिल रहा होगा, आई थिंक देखिए टर्मिनल पोजीशन पे, आई थिंक सी डबल बॉन्ड ओ NH2 या सी डबल बॉन्ड ओ NH2 अमाइड जैसा ग्रुप आपको दिख रहा होगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है भाई साहब। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये पार्ट में अंतर है, यहाँ ध्यान दीजिए। आई थिंक केमिकली इनका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरली बेसिकली मेप्रोबेमेट और इक्वानिल ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस यहाँ पे मेप्रोबेमेट में बेसिकली यहाँ पे देखिए, आप ऐसे समझिएगा कि मेप्रोबेमेट में कुछ मिथाइल पार्ट ज़्यादा है, यहाँ CH3, बस यहाँ समझिएगा 2 मिथाइल पार्ट ज़्यादा है इक्वानिल में, बस ऐसे समझिएगा। बाकी आप स्ट्रक्चरली बेसिकली ऑलमोस्ट सिमिलर देखिएगा। क्लोरोडाइजोपेक्साइड में देखिएगा कि क्लोरीन वाला ग्रुप आपको दिखा, एक बेसिकली यहाँ पे बेंजीन के रिंग से क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ था, और कुछ इस तरह से बेसिकली स्ट्रक्चर था। थोड़ा सा इसको बहुत बढ़िया से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वानिल के बारे में आप लोगों ने बोला हाइपरटेंशन वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे बेसिकली क्या है कि आप लोगों ने बोला कि चाहे क्लोरोडाइजोपेक्साइड हो, चाहे बेसिकली मेप्रोबेमेट वगैरह हो, ये सब बेसिकली टेंशन वगैरह को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इक्वानिल वगैरह डिप्रेशन और हाइपरटेंशन है, मतलब ये थोड़ा सा बेसिकली स्ट्रॉन्ग है, माइल्ड नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग है ना। और मेप्रोबेमेट और क्लोरोडाइजोपेक्साइड वगैरह थोड़ा सा माइल्ड है, मतलब सिर्फ टेंशन में इस्तेमाल होगा, और ये बेसिकली हाइपरटेंशन वगैरह में, और बेसिकली किस में, डिप्रेशन में। इक्वानिल थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, बोल रहा है ना कि बारबिटूरिक एसिड का जो बेसिकली डेरिवेटिव है वो भी ट्रांसक्यूलाइजर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब बेसिकली बारबिटूरिक एसिड का डेरिवेटिव देखो, ये पूरा रटना ही पड़ेगा। बारबिटूरिक एसिड का डेरिवेटिव कौन है, वर्नल है, अमाइटल है, नेबुटल है, ल्यूमिनल है, और बेसिकली सेकुनल है। आप देखिए हर किसी के लास्ट में अल आ रहा है, चाहे बेसिकली हम क्या बोले वर्नल, चाहे हम क्या बोले अमाइटल, चाहे नेबुटल, चाहे ल्यूमिनल, चाहे सेकुनल, ये सारे के सारे बेसिकली ट्रांसक्यूलाइजर है। अब ये सारे के सारे जो ट्रांसक्यूलाइजर हैं ये बारबिटूरिक एसिड का डेरिवेटिव है। अब आगे तुम्हारे साथ हम बात करना चाहेंगे, बिल्कुल ये बारबिटूरिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो बारबिटूरेट्स के हैं, ये बेसिकली हिप्नोटिक है। हिप्नोटिक मतलब सबके सब स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट है। आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना ही पड़ेगा कि हाँ भाई ये वर्नल कुछ ऐसा है, बेलियम कुछ ऐसा है, आगे अमाइटल को स्ट्रक्चर नहीं दे दिया, बाकी बेसिकली ये सेरोटोनिन का स्ट्रक्चर दिया है, जो कि सेरोटोनिन बेसिकली क्या है कि ये ट्रांसक्यूलाइजर नहीं है। सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया, बारबिटूरिक एसिड का डेरिवेटिव नहीं है। तो बारबिटूरिक एसिड का डेरिवेटिव क्या था, जिसके अंत में अल था, वर्नल, अमाइटल, नेबुटल, ल्यूमिनल और सेकुनल, जिसके भी अंत में अल है, सारे के सारे बारबिटूरिक एसिड का डेरिवेटिव है। अब आपके साथ बेसिकली हम क्या बोले कि बारबिटूरेट्स जो होते हैं हिप्नोटिक होते हैं, मतलब स्लीप प्रोड्यूसिंग वगैरह होते हैं। आगे बेसिकली बोले कि कुछ सब्सटेंस वगैरह जो है वो ट्रांसक्यूलाइजर तो हैं, लेकिन बारबिटूरिक एसिड का डेरिवेटिव नहीं है। उसका एग्जांपल बोला वैलियम एंड सेरोटोनिन। वैलियम
ये वैलियम और सेरोटोनिन जो है ये बेसिकली क्या है कि ट्रांसक्यूलाइजर तो है लेकिन बारबिटूरेट्स नहीं है। क्या नहीं है? बारबिटूरेट्स नहीं है। तो बारबिटूरिक एसिड के डेरिवेटिव नहीं। बारबिटूरिक एसिड के डेरिवेटिव कौन है? जिसके अंत में सर अल अल था, दैट इज अमाइटल, नेब्यूटल, वर्नल, ल्यूमिनल और सेकनल, सारे के सारे, है ना। और वैलियम और सेरोटोनिन बेसिकली ट्रांसक्यूलाइजर तो हैं लेकिन क्या नहीं है सर? बारबिटूरिक एसिड का डेरिवेटिव नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आगे एनाल्जेसिक देखो, एनाल्जेसिक भी बेसिकली क्या है? एनाल्जेसिक भी कहीं ना कहीं पेन को बेसिकली एबॉलिश करने का काम करेगा, पेन को कम करने का काम करेगा। तो एनाल्जेसिक के बारे में बात करें तो ये भी न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स है, कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स के साथ ही काम करेगा, जो पेन का सेंसेशन उसको खत्म करने का काम करेगा। अब एनाल्जेसिक बेसिकली क्या है कि बोल रहा है कि ये एबॉलिश करता है पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं कि हमारा चेतना को खत्म कर देगा, हमारे कॉन्शियसनेस को खत्म नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि हम बेसिकली क्या है ना कि पेन किलर खा लिए तो एकदम हम भूल गए हम हैं ही कौन। आगे बेसिकली मेंटल कंफ्यूजन नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि बेसिकली हम किसी को कुछ और पहचानने लगे, कोई मेंटल कंफ्यूजन नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि हमें पागल नहीं बना देगा भाई, हमें अचेतन नहीं कर देगा, है ना। आगे बेसिकली क्या है ना कि मतलब पैरालिसिस वगैरह या कुछ अदर नर्वस डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। कुल मिलाकर के बोल रहा है कि एनाल्जेसिक जो है वो पेन वगैरह को तो कम करेगा या अबॉलिश करेगा, लेकिन कॉन्शियसनेस के साथ कोई बेसिकली इंपेयरमेंट नहीं करेगा, मेंटल कंफ्यूजन नहीं करेगा, इनकोऑर्डिनेशन या फिर बेसिकली पैरालिसिस का कंडीशन नहीं लाने का काम करेगा। अब एनाल्जेसिक को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक। जो नॉन नार्कोटिक है भाई साहब वो नॉन एडिक्टिव है, एडिक्शन नहीं होगा। और नार्कोटिक्स के साथ समस्या क्या है? उसके साथ एडिक्शन हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखते हैं नॉन नार्कोटिक्स के अंदर, फटाफट देखते हैं। तो नॉन नार्कोटिक के अंदर थोड़ा सा मैं टाइम देख लूँ कितना रिकॉर्डिंग बचा हुआ है मेरे पास। बिल्कुल अभी मेरे पास टाइम है। तो नॉन नार्कोटिक जो है, नॉन नार्कोटिक के अंदर अगर हम बात करें भाई साहब तो एस्पिरिन हो गया और पैरासीटामोल, दो एग्जाम्पल हमें रटना है। इनका कोई एडिक्शन नहीं लगेगा, इनका लत नहीं लगेगा। और नार्कोटिक के अंदर हीरोइन, मॉर्फिन, कोडीन वगैरह देख लेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं नॉन नार्कोटिक के अंदर जो एस्पिरिन है इसके बारे में बहुत ही खास बात है। इसके बारे में बहुत ही खास बात क्या है, फटाक से बोलिए। यहाँ बेसिकली एस्पिरिन जो है ना वो बेसिकली क्या करता है, फटाक से बोलिए। एक जो केमिकल हमारे बॉडी के अंदर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। इसके बेसिकली क्या है कि सिंथेसिस को ही इनहिबिट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण ही आपको पेन का फीलिंग आता है। प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण बेसिकली क्या है, फटाक से बोलिए, टिश्यू में इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन वगैरह होता है और पेन वगैरह होता है। तो ये क्या करेगा, इसी का सिंथेसिस को बेसिकली इनहिबिट करेगा। एस्पिरिन कैसे काम करता है? तो सर प्रोस्टाग्लैंडिन, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसके सिंथेसिस को ही बेसिकली इनहिबिट करेगा। किसको? प्रोस्टाग्लैंडिन। आपको पूछा जाएगा इन्फ्लेमेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोस्टाग्लैंडिन। पेन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोस्टाग्लैंडिन। और बेसिकली एस्पिरिन क्या करेगा, इसका सिंथेसिस को ही इनहिबिट करेगा। बहुत ही बढ़िया। आगे बोल रहा है कि दीज ड्रग्स आर इफेक्टिव इन रिलीविंग स्केलेटल पेन। बिल्कुल, एस्पिरिन को हम बेसिकली अर्थराइटिस वगैरह में इस्तेमाल कर लेते हैं। दैट इज ये बेसिकली स्केलेटल पेन वगैरह को भी कहीं ना कहीं बेसिकली रिलीव करने का काम करेगा अर्थराइटिस वगैरह में। और उसके बाद इसका और भी काम है, एंटीपायरेटिक है, मतलब बुखार वगैरह भी कम करेगा। ये जो बेसिकली एनाल्जेसिक तो है, पेन किलर तो है, लेकिन एंटीपायरेटिक भी है, बुखार भी कम करेगा। और कहीं ना कहीं बेसिकली प्लेटलेट्स का कोगुलेशन भी नहीं होने देगा, ये प्लेटलेट्स कोगुलेट होने नहीं देगा। और बेसिकली क्या है कि आगे बोल रहा है ना कि ये ब्लड क्लॉटिंग वगैरह नहीं होने देगा, दैट इज प्लेटलेट्स कोगुलेट होने नहीं देगा। तो इसको हम लोग हार्ट अटैक वगैरह में भी बेसिकली इसका इस्तेमाल है एस्पिरिन का। एस्पिरिन का देखिए कितना काम है, एंटीपायरेटिक के तौर पे इस्तेमाल हुआ। मेन काम तो क्या है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसी का सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करेगा। तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, पेन नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया। आगे बेसिकली क्या है कि ये एंटीपायरेटिक के तौर पर भी काम करेगा, बुखार मतलब घटाएगा। और आगे बोल रहा है कि अर्थराइटिस वगैरह में पेन किलर का काम कर रहा है। आगे बोल रहा है कि भाई साहब प्लेटलेट को कोगुलेशन को प्रिवेंट करेगा। तो हार्ट अटैक वगैरह में भी इस्तेमाल होगा, ताकि कहीं ना कहीं बेसिकली ब्लड वगैरह जो है वो कहीं ये फटाक से बोलिए कोगुलेट वगैरह नहीं करे। आगे नार्कोटिक एनाल्जेसिक के बारे में देखते हैं, दैट इज मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन। आप स्ट्रक्चर को बढ़िया से देख लीजिए। आप मॉर्फिन को देख रहे होंगे, हीरोइन को देख रहे होंगे और कोडीन को देख रहे होंगे। मेरे ख्याल से आप स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बेसिकली आप ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे होंगे। क्या देख रहे होंगे? ऑलमोस्ट आपको सिमिलरिटी ही देखने को मिल रहा होगा। और ऑलमोस्ट सिमिलरिटी देखने को तो मिल ही रहा होगा भाई साहब। मुझे लगता है ना कि ये जो बेसिकली इनमें आप देख रहे होंगे टर्सरी स्ट्रक्चर और बेसिकली अमीन देख रहे होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे ये एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। आई थिंक यहाँ पे देखिए अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आई थिंक एक मिथाइल ग्रुप वगैरह जुड़ा हुआ है। तो हम ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं, तीनों अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 3 R ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो टर्सरी बेसिकली अमीन वगैरह हो गया। तो चाहे मॉर्फिन हो, चाहे हीरोइन हो, चाहे कोडीन हो, इनके स्ट्रक्चर को देखिएगा तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। बस मॉर्फिन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? 2 हाइड्रोक्सी देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ बेसिकली हीरोइन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? OAC देखने को मिलेगा, दैट इज एसीटेट ग्रुप देखने को मिलेगा, है ना। और यहाँ बेसिकली क्या है कि देखिए यहाँ पे O के साथ H ग्रुप और यहाँ एसीटेट ग्रुप है। मॉर्फिन में 2 बेसिकली O के साथ H ग्रुप और यहाँ बेसिकली बस एसीटेट ग्रुप है, बाकी सिमिलरिटी है। कोडिन में बेसिकली क्या है कि O के साथ बेसिकली एक तरफ CH3 ग्रुप है और बाकी एक साइड OH के OH3 होगा, जिस तरह से मॉर्फिन है। तो बस मॉर्फिन का स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा। आप हीरोइन को कर लीजिएगा,
हीरोइन में ध्यान रखिएगा कि हीरोइन मतलब एक्ट्रेस होती है, तो बस ऐसे समझिएगा। तो हीरोइन में बेसिकली क्या है कि हाइड्रोजन को हटा करके, हीरो को हटा करके बस AC लगा देना है, बस ऐसे समझिएगा, कुछ इस तरह से जल्दी से हो जाएगा। मॉर्फिन में OH आप समझिएगा, H हाइड्रोजन, सॉरी आप H को समझिएगा कि दिस इज द बेसिकली हीरो, इसको हटा करके हीरोइन है मतलब एक्ट्रेस आ जाएगी, AC बस काम खत्म, ठीक है। कोडिन में क्या है, मॉर्फिन का एक OH तो रहेगा और दूसरे में बेसिकली एक H को हटा करके CH3 लगा देना है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब हम बोल रहे हैं कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स के तौर पे हम क्या बोले, तो बोले कि मॉर्फिन और इसके डेरिवेटिव मतलब जो इसी से बना हो। बिल्कुल आप देखिए, मॉर्फिन से हीरोइन बना है और इसी से कोडिन बना है। स्ट्रक्चर में कितना कम बेसिकली डिफरेंसेस है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे OH में बस बेसिकली H को हटा करके एसिटेट ग्रुप लगा दिए तो हीरोइन, दैट इज एक्ट्रेस ग्रुप लगा दिए एसिटेट, ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कोडिन में एक OH तो है ही, बस एक OH में H को हटा करके मिथाइल ग्रुप लगा दिए तो कोडिन हो गया। तो स्ट्रक्चर बढ़िया ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बेसिकली क्या बोल रहा है कि मॉर्फिन हो गया और इसके डेरिवेटिव इसके होमोलॉग्स वगैरह हो गया। जब इनको हम लोग मेडिसिनल डोजेज वगैरह में इस्तेमाल करते हैं तो दर्द वगैरह को घटाने का काम करते हैं, मतलब एनाल्जेसिक है। अब बेसिकली बोल रहा है कि थोड़ा नींद वगैरह भी लाते हैं, हिप्नोटिक है मतलब थोड़ा नींद वगैरह लाते हैं। लेकिन बोल रहा है पॉइजनस डोजेज से बचना चाहिए, क्योंकि पॉइजनस डोजेज वगैरह अगर हम इसको ले ले तो ये हमारी कॉन्शसनेस के साथ इंपेयरमेंट करेंगे, मतलब ये हमें स्ट्यूपर लाएंगे, ये कोमा में डाल सकते हैं, कन्वर्जन वगैरह हो जाएगा और कहीं ना कहीं डेथ वगैरह भी हो सकता है। आगे बोल रहा है ना कि मॉर्फिन जो नार्कोटिक्स है ये बेसिकली इनको हम ओपियाइड्स भी कहते हैं, क्योंकि ओपियम पॉपी नाम का प्लांट है, उससे मॉर्फिन पाया जाता है। ओपियम पॉपी से एक्सट्रैक्ट होने के कारण इसको हम लोग बेसिकली ओपियाइड्स भी कहते हैं। आगे बोल रहा है ना कि कहीं ना कहीं बोल रहा है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन वगैरह में, कार्डियक पेन में और टर्मिनल कैंसर में लगता है कि हाँ ये कैंसर का अंतिम स्टेज है, अब जीवन पॉसिबल नहीं, बहुत दर्द होता है उस टाइम, तब जाकर के बेसिकली हम लोग नार्कोटिक्स वगैरह के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज मॉर्फिन वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। और चाइल्ड बर्थ में भाई लेबर पेन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा माना जाता है कि मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग से 40 गुना ज़्यादा पेन होता है, तो वैसे पेन को सहने के लिए, दैट इज लेबर पेन को सहने के लिए हमें मॉर्फिन वगैरह को देना पड़ता है ना। खैर मेरे ख्याल से एनाल्जेसिक और नॉन एनाल्जेसिक दोनों बात हो गया, ये सॉरी नार्कोटिक एनाल्जेसिक और नॉन नार्कोटिक दोनों बात हो गया। ये नार्कोटिक था, मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन। स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, पता नहीं आ जाए आपको काम दे दे, है ना। और कितना आसान बोले कि मॉर्फिन का स्ट्रक्चर था ना, बस हीरो को हटाइए, हीरोइन लगाइए मतलब एक्ट्रेस लगाइए, AC मतलब एक्ट्रेस मतलब हीरोइन। और कोडीन में क्या है कि बस एक OH रहेगा, दूसरे OH में हाइड्रोजन हटा करके CH3 कोड कर दो, बस हो गया कोडिंग। अब एंटी माइक्रोबियल को जल्दी से देखते हैं। भाई साहब एंटी माइक्रोबियल के बारे में अगर हम बात करें ना तो कहीं ना कहीं बेसिकली क्या है ना कि नाम ही एंटी माइक्रोबियल, तो एंटी माइक्रोबियल माइक्रोब्स के ऊपर काम करेगा। माइक्रोब्स जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। लेकिन हमें बेसिकली यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल के नाम पे मेनली हम लोग पढ़ेंगे एंटीबायोटिक पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत डिसइंफेक्टेंट वगैरह पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं कि एंटी फंगल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि एंटी प्रोटोजोअल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि एंटी वायरल पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एंटी बैक्टीरियल वगैरह पढ़ेंगे, दैट इज एंटीबायोटिक वगैरह पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत डिसइंफेक्टेंट वगैरह पढ़ लेंगे। तो जल्दी से आज स्टार्ट करते हैं एंटी माइक्रोबियल के तौर पे। तो वही बताने का कोशिश कर रहा है कि ह्यूमन में जो डिजीज वगैरह होता है, एनिमल्स वगैरह में, वो अलग अलग कॉजेज से हो सकता है, दैट इज अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है। इसीलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंटी माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स के ऊपर काम करते हो, दैट इज बैक्टीरिया के ऊपर काम करते हो एंटीबायोटिक, वायरसेस के ऊपर काम करता हो, फंगी के ऊपर काम करता हो, या पैथोजेंस के ऊपर काम, मतलब दूसरे पैथोजेंस पे काम करता हो, दैट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स पे ऊपर काम करता होगा, दैट इज प्रोटोजोन्स वगैरह पे। तो बोल रहा है ना कि भाई साहब एंटी माइक्रोबियल जो है वो कहीं ना कहीं बेसिकली पैथोजन के, दैट इज माइक्रोब्स की ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोकने का काम करेगा। तो बताने का काम कर रहा है कि बैक्टीरिया के ऊपर जो काम करेगा वो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होगा, फंगी के ऊपर काम करेगा एंटी फंगल होगा, वायरस के ऊपर जो काम करेगा एंटी वायरल होगा, और जो पैरासाइट वगैरह पे काम करेगा एंटी पैरासाइट होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बोल रहा है ना कि एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है, ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब थोड़ा सा सबसे पहले बताने का कोशिश कर रहा है एंटीबायोटिक के बारे में। अब बेसिकली क्या है ना भाई साहब, यहाँ पे क्या है ना कि एंटीबायोटिक वगैरह जो है ना ह्यूमन के लिए थोड़ा सा कम टॉक्सिक है। जनरली एंटीबायोटिक ऐसे काम करता है कि सेल वाल को मेरे ख्याल से डैमेज करता है, और ह्यूमन एनिमल है तो उसमें तो सेल वाल होगा नहीं, उसको डैमेज कर नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिकली साइड इफेक्ट हो सकता है। अब यहाँ बताने का कोशिश कर रहा है कि भाई साहब ये एंटीबायोटिक के बारे में हम लोग सोचते हैं कि हमेशा बैक्टीरिया पे ही काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं, कभी कभी कुछ सर्टेन बेसिकली फंगी पे भी काम करता है। तो ये बेसिकली बोल रहा है ना कि भाई साहब एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया के साथ साथ कुछ फंगी पे भी काम करता है। मोल्ड भी क्या हो गया, एक तरह का फंगी ही हो गया। तो आगे बेसिकली क्या है, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया, मिस्टेक ह्यूज मिस्टेक, है ना। बोल रहा है कि एंटीबायोटिक जो है ना, मेरे से मिस्टेक हो गया, ये बोलने का कोशिश कर रहा है कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे तो काम करता ही करता है, कुछ फंगी को भी काम के ऊपर भी काम करता है। ऐसा नहीं है कि एंटीबायोटिक जो है सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को ही डिस्ट्रॉय करता है, ये बताने का कोशिश कर रहा है। खैर आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। सबसे खास बात यहाँ बेसिकली क्या है ना कि एंटीबायोटिक में आपको क्या ध्यान रखना था, एंटीबायोटिक में आपको ये ध्यान रखना था भाई साहब
कि सबसे पहले जो एंटीबायोटिक वगैरह का जो डिस्कवरी वगैरह हुआ ना, वो उसका कंट्रीब्यूशन हम लोग सोचते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लेकिन ऐसा नहीं। पॉल एहरलिच साहब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 1908 के आसपास में उनको नोबेल प्राइज भी मिल गया था सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए। बेसिकली किस तरह से वो प्रोन्टोसिल वगैरह डेवलप किए, दैट इज सेलवर्जन वगैरह डेवलप किए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रोन्टोसिल मेरे मुंह से गलती से निकल गया, सेलवर्जन पहले डेवलप किए थे, बाद में प्रोन्टोसिल आया। पहले सेलवर्जन वो डेवलप किए थे, सेलवर्जन 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 सेलवर्जन, जो कि इसको हम अर्सफेनामाइन भी करते हैं। आर्सेनिक आर्सेनिक में देखिए डबल बॉन्ड है, अर्सफेनामाइन। थोड़ा ध्यान सुनिएगा, आप लोग सिफिलिस के बारे में सुने होंगे, आई थिंक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एक बैक्टीरियल डिजीज है सिफिलिस। तो सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए पॉल एहरलिच, हम क्या बोले, पॉल एहरलिच, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा देखिए। पॉल एहरलिच जो कि जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, बैक्टीरिया के ऊपर काम करते थे। तो ऑब्वियसली बात है कि पॉल एहरलिच साहब बेसिकली क्या है ना कि उन्होंने बेसिकली आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर, देखो आर्सेनिक आर्सेनिक डबल बॉन्ड है ना, तो मेरे ख्याल से आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आप देखिए कि बेंजीन रिंग है, दैट इज फिनॉल। फिनॉल में बेसिकली क्या है कि NH2 ग्रुप यहाँ पे बगल में ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, NH2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। आप फिनॉल जैसा स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, उसके ऑर्थो पोजीशन पे NH2 लगाइएगा और पैरा पोजीशन पे आर्सेनिक आर्सेनिक से डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा, दैट इज अर्सफेनामाइन। अर्सफेनामाइन, अर्सफेनामाइन मतलब अमाइन ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है भाई साहब, फंक्शनल ग्रुप के तौर पे। अब यहाँ बोल रहा है कि अर्सफेनामाइन, जिसको हम लोग सल्वेर्जन के नाम से भी जानते हैं, अर्सफेनामाइन, अर्सफेनामाइन, इसको उन्होंने डेवलप किया। और जब इसको इन्होंने डेवलप किया तो इन्होंने देखा कि भाई साहब ये सिफिलिस का ट्रीटमेंट में काम आ रहा है, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। पॉल एहरलिच गॉट नोबेल प्राइज 1908 के आसपास में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। बिल्कुल 1908 में इस मेडिसिन के कारण, दैट इज सेलवर्जन के कारण पॉल एहरलिच साहब को नोबेल प्राइज मिला। अब बोल रहा है सिफिलिस के ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बोल रहा है कि ह्यूमन के लिए भी थोड़ा बहुत हार्मफुल इफेक्ट था, लेकिन जितना ह्यूमन को हार्म नहीं कर रहा था, उससे ज़्यादा सिफिलिस से ये राहत देने का काम कर रहा था। अब बताने का कोशिश कर रहा है कि जो बैक्टीरिया, दैट इज स्पाइरोसिक बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, स्पाइरोसिक बैक्टीरिया, इसी के कारण बेसिकली बोल रहा है सिफिलिस होता था। विच कौन सा सिफिलिस, ये बेसिकली क्या है ना कि इस पे इसको ज़्यादा डैमेज पहुंचा रहा है, इंसान को कम डैमेज पहुंचाने का काम कर रहा था। तो ऑब्वियसली बात है भाई, जो सिफिलिस के कारण जो समस्या हो रहा था, सिफिलिस बेसिकली स्पाइरोसिक बैक्टीरिया के कारण उसको डैमेज किया, थोड़ा बहुत इंसान के ऊपर भी साइड इफेक्ट देखने को मिला, लेकिन सिफिलिस से राहत देने का काम किया, तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। अब यहीं पे रुके नहीं, कुछ दिन की बात है, इन्होंने बेसिकली क्या है कि प्रोन्टोसिल भी डेवलप किया। तो देखो कहीं ना कहीं पॉल एहरलिच के कंट्रीब्यूशन से कुछ सवाल आ जाएगा तो हम लोग फंस जाएंगे, या इसका स्ट्रक्चर ही दे दे मैच द फॉलोइंग में कौन है, थोड़ा पहचानना पड़ेगा कि हाँ भाई फिनॉल जैसा स्ट्रक्चर था, ऑर्थो पे अमाइन ग्रुप था, वैसे फंक्शनल ग्रुप अमाइन ग्रुप के तौर पे है, यहाँ ऑर्थो पे बेसिकली अमाइन ग्रुप है, यहाँ भी ऑर्थो फिनॉल जैसा स्ट्रक्चर में ऑर्थो पे बेसिकली फिनाइल ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, और पैरा पे आर्सेनिक आर्सेनिक है, और यहाँ बेसिकली फटक से बोलो आर्सेनिक आर्सेनिक लिंकेज है डबल बॉन्ड से। हम लोगों ने इसको अर्सफेनामाइन बोला, क्या बोला, अर्सफेनामाइन बोला, जो बेसिकली सिफिलिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो रहा था। बाकी बाद में क्या है ना कि उन्होंने बेसिकली प्रोन्टोसिल डेवलप किया। थोड़ा स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अर्सफेनामाइन में आर्सेनिक आर्सेनिक डबल बॉन्ड है, यहाँ नाइट्रोजन है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा ये सल्फोअमाइड हो जाएगा, SO2 NH2 है, ये सल्फोअमाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये जो बेसिकली अमाइड ग्रुप इसमें है NH2 है, लेकिन सल्फोअमाइड हो जाएगा, सल्फर के साथ 2 डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है, बाकी NH2 है। तो ये प्रोन्टोसिल उन्होंने बाद में डेवलप किया। ये बेसिकली प्रोन्टोसिल एक तरह का एजोडाई जैसा कंपाउंड से रिजेंबल कर रहा था। देखो जो एजोडाई है, मेरे ख्याल से इसके बारे में आप पढ़े हैं अमीन चैप्टर में, पैरा हाइड्रोक्सी बेसिकली एजोबेंजीन वगैरह आप पढ़े हैं। ये बेसिकली कपलिंग रिएक्शन में वहाँ पढ़ते थे डाइजोनियम में, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ इसी तरह के स्ट्रक्चर को रिजेंबल कर रहा है प्रोन्टोसिल। प्रोन्टोसिल बाद में इन्होंने डेवलप किया, ये एक तरह का ये भी एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल हुआ। अब बेसिकली क्या है ना कि प्रोन्टोसिल जो है हमारी बॉडी में बेसिकली सल्फोनामाइड में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, प्रोन्टोसिल को जो हम लोग खाते हैं, जब बेसिकली बॉडी के अंदर जाता है तो ये कन्वर्ट होता है सल्फोनामाइड में। किस में कन्वर्ट होता है, सल्फोनामाइड में। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि प्रोटोसिल सल्फोनामाइड में कन्वर्ट हुआ और जाकर के हमारी बॉडी में काम यही करता है, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि सेलवर्जन से सिमिलरिटी स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट बेसिकली प्रोन्टोसिल था, इसको डेवलप किया, लेकिन प्रोन्टोसिल हमारी बॉडी में किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फटाक से बोलिएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, दैट इज जल्दी से बोलिए सल्फोनामाइड में। और देखिए प्रोन्टोसिल में भी यहाँ पे बेसिकली सल्फो ग्रुप है और अमाइड ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, ठीक है। तो बाद बाकी थोड़ा सा देखिएगा, बहुत सारे सल्फा ड्रग्स वगैरह भी डेवलप हुए, उसमें से सल्फापिरिडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फापिरिडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर पॉल एहरलिच का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने सेलवर्जन डेवलप किया, जिसको हम लोग अर्सफेनामाइन भी कहते हैं, आर्सेनिक आर्सेनिक डबल बॉन्ड है। बाद में प्रोन्टोसिल डेवलप किया, जो बेसिकली इसी से थोड़ा सा रिजेंबल करता हुआ स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट। मेरे ख्याल से यहाँ पे सल्फोअमाइड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड SO2 है, NH2 है। बाद में प्रोन्टोसिल हमारे बॉडी में किस में कन्वर्ट हो गया, फटाक से बोलिए सर, ये हमारे बॉडी में सल्फानिलामाइड में कन्वर्ट होता है। बाद में बहुत सारे सल्फापिरिडीन वगैरह सल्फा ड्रग्स वगैरह डेवलप हुआ। अब यहाँ बेसिकली क्या बोल रहा है कि आर्सेनिक लिंकेज अर्सफेनामाइन दैट इज सेलवर्जन में डेवलप था।
प्रेजेंट था। अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड लिंकेज बेसिकली जो है वो बेसिकली प्रोटोसिल वगैरह में पाई जाता है। तो यहाँ बेसिकली बताने का कोशिश कर रहा है कि भाई साहब एजोडाई से रिजेंबल करते हैं ये सब प्रोटोसिल वगैरह। अब बताने का कोशिश कर रहा है कि 1932 में प्रोटोसिल उन्होंने डेवलप किया था, जिसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है कि फटक से बोलो ये रिजेंबल कर रहा था किससे, सेल वर्जन से। किससे? ये जो बेसिकली सेल वर्जन था दैट इज एस्फेरामाइन था, इससे करीब करीब प्रोटोसिल का स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा था। बिल्कुल ये सब हम लोग बात कर चुके। और ये बेसिकली क्या है ना कि देखो ये सब चीज़ें लोग चर्चा में नहीं लेते हैं। आप सिंपली बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियोसाइडल वगैरह ध्यान रखते हैं, बस निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ से सवाल आएगा तो आप फंसिएगा, इसीलिए हम इसके बारे में इतना बात कर रहे हैं भाई साहब। हाँ, आगे क्या बोल रहा है कि भाई साहब प्रोटोसिल बेसिकली क्या है कि सेल वर्जन से रिजेंबल कर रहा था, लेकिन देखा गया कि भाई साहब जो प्रोटोसिल हमारे बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है सल्फोनामाइड में। प्रोटोसिल को हम खाते हैं भले हैं, लेकिन ये कन्वर्ट होता है सल्फोनामाइड में, है ना। किसमें कन्वर्ट होता है? सल्फोनामाइड में। तो मतलब हमारे बॉडी के अंदर रियल एक्टिव कंपाउंड के तौर पर सल्फोनामाइड काम करता है। और उसके बाद बेसिकली बहुत सारे सल्फर ड्रग्स वगैरह डेवलप हुए। उसमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला बेसिकली जो सल्फर ड्रग्स वगैरह वो सल्फापिरिडीन है। सल्फापिरिडीन है। देखो यहाँ बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर था सल्फोनामाइड एकदम यहाँ तक कॉमन है, SO2 NH2 में एक हाइड्रोजन को हटा दिए और पिरिडीन लगा दिए, बस इतना अंतर है। ये जो सल्फोनामाइड है ना, इससे जो सल्फापिरिडीन बना है, आप बेसिकली क्या किए फटक से बोलिए, जल्दी से बोलिए। यहाँ जो सल्फोनामाइड था ना SO2 NH2, तो बस यहाँ पे अमाइड में एक हाइड्रोजन को हटाएं, NH2 था एक हाइड्रोजन को हटा करके पिरिडीन लगा दिए। क्या लगा दिए? पिरिडीन लगा दिए, जिसका नाम हो गया सल्फापिरिडीन, बस इतना अंतर है। अमाइड का बेसिकली जो सल्फोनामाइड था एक हाइड्रोजन को हटा करके, NH2 के एक हाइड्रोजन को हटा करके बेसिकली क्या लगा दिए? पिरिडीन ग्रुप लगा दिए, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फापिरिडीन। देखो कितना आसानी से पहचान लेंगे, देखिए बोलेंगे सर यहाँ पिरिडीन ग्रुप है, क्या है? पिरिडीन ग्रुप है, ये हो जाएगा सल्फापिरिडीन, बात खत्म। हाँ, तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ठीक है सल्फोनामाइड वगैरह डेवलप हुए, दैट इज सल्फापिरिडीन वगैरह डेवलप हुआ और कहीं ना कहीं बेसिकली एंटीबैक्टीरियल थेरेपी के तौर पे बहुत अच्छा काम किया। लेकिन रिवोल्यूशन तो तब आया जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बेसिकली क्या है कि पेनिसिलियम फंगस से पेनिसिलिन वगैरह बेसिकली क्या है कि एंटीबायोटिक को यहाँ पे बेसिकली उन्होंने आइसोलेट किया। तो अब बताने का कोशिश किया जा रहा है भाई साहब कि अब एंटीबायोटिक का जो बेसिकली वर्किंग जो है मैकेनिज्म वो दो तरह से है। एक तो बेसिकली किलिंग इफेक्ट है और एक बेसिकली स्टैटिक इफेक्ट है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया का ग्रोथ को रोक देगा, बढ़ने नहीं देगा, और दूसरा बेसिकली क्या है कि उसको मार देगा। एक होता है ना कि हाँ अगर यदि 1 लाख बैक्टीरिया तो 1 लाख बैक्टीरिया उसको प्रोपोगेट करने नहीं देंगे, हमारा बॉडी का इम्यूनिटी नेचुरली उसको बर्बाद कर दे। और एक होता है कि नहीं, जो हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं वो जा करके बेसिकली बैक्टीरिया को निपट दे। तो जब बैक्टीरिया को निपटेगा तो हम बोलेंगे साइडल इफेक्ट, और जब बैक्टीरिया का ग्रोथ को रोक देगा तो हम बोलेंगे स्टैटिक इफेक्ट। तो साइडल किलिंग इफेक्ट है, किल कर दिए, जान से मार दिए, तो इसको हम ऐसे बच्चों को रटवाते हैं पाँव रख दिए तो मर ही जाएगा। तो पाँव ध्यान रखिएगा साइडल वाला, P फॉर पेंसिलिन, A फॉर फटाक से बोलिए अमाइनोग्लाइकोसाइड और O फॉर ऑफ्लॉक्सिन। तो पाँव ध्यान रखिएगा। और ये ट्रिक हमारा बच्चा ही बोला था हिमांशु। और बैक्टीरियल स्टैटिक में बेसिकली क्या है, बच्चा बोल रहा था सर कुछ भी हम लोग लिखते हैं तो ETC लगा देते हैं, इसका मतलब खत्म नहीं हुआ, बस रुक गए। और भी एग्जाम्पल है, बस रुक गए। तो कहने का मतलब स्टैटिक मतलब बेसिकली क्या है कि स्टैटिक में ETC ध्यान रखेंगे, स्टैटिक में ETC ध्यान रखेंगे, E फॉर इरेथ्रोमाइसिन, T फॉर टेट्रासाइक्लिन और C फॉर क्लोरोफेनिकोल वगैरह। अब थोड़ा सा हम बैक्टीरिया बेसिकली ये जो एंटीबायोटिक है किस तरह से काम करता है उसके बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन करने का काम करेंगे तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो सकता है, नैरो स्पेक्ट्रम हो सकता है, लिमिटेड स्पेक्ट्रम हो सकता है। जो वाइड रेंज ऑफ बेसिकली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करेगा उसको हम बोलेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जो पार्टिकुलर आइदर ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव पे काम करेगा उसको हम बोलेंगे नैरो स्पेक्ट्रम बेसिकली एंटीबायोटिक। और जो एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया वगैरह पे ही काम करेगा उसको हम बोलेंगे लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जो पेनिसिलिन जी जो है बड़ा फेमस है, पेनिसिलिन जी बहुत इंपॉर्टेंट हम बात बता रहे हैं। पेनिसिलिन जो जी है, पेनिसिलिन जी जो है ये नैरो स्पेक्ट्रम है, लेकिन पेनिसिलिन के ही डेरिवेटिव, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, पेनिसिलिन के जो डेरिवेटिव है एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन ये पेनिसिलिन के ही डेरिवेटिव है, सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन है। देखो पेनिसिलिन जी बेसिकली नैरो स्पेक्ट्रम है, लेकिन इसके जो डेरिवेटिव है एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन ये वाइड, ये बेसिकली नैरो स्पेक्ट्रम नहीं बल्कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। थोड़ा ध्यान सुनो, ये एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना। लेकिन जब भी हम लोग पेनिसिलिन वगैरह का कुछ भी डेरिवेटिव या पेनिसिलिन वगैरह एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा देखना जरूरी है कि क्या बॉडी उससे एलर्जेंस तो नहीं डेवलप कर रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ फालतू बात कर रहा है कि इंडिया में पेनिसिलिन जो है ना मैन्युफैक्चर्ड होता है कहाँ पे, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स इन पिंपरी में, ठीक है। और भी कुछ प्राइवेट सेक्टर हैं जहाँ पे बेसिकली डेवलप होता होगा, लेकिन इंडिया में बेसिकली क्या है कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक इन पिंपरी में डेवलप होता है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक इन पिंपरी। अब बोलोगे सर इतना फालतू चीज रटवा रहे हो यार, कभी कभी पूछा जाता था कि CDRI कहाँ सिचुएटेड है, बायो वगैरह में बच्चों का सवाल आता था, लखनऊ, तो यार पूछा जा सकता है यार, ये भी एक तरह से लगता है कि जैसे ये चैप्टर क्या है एकदम रटवाने वाला काम हो रहा है, लग रहा है जैसे कि बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है ही नहीं। आगे बात कर रहे हैं क्लोरोफेनिकोल के बारे में। 1947 के आसपास आइसोलेट हुआ, हम डेट रखने नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी ध्यान रख लीजिएगा, इंडिपेंडेंस हुआ था, पता नहीं एग्जामिनर को बड़ा मन कर जाए भाई
तो पूछ दे क्लोरमफेनिकोल, नहीं पूछेगा यार, तुम समझ रहे हो कि बकवास बात है, पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना कि क्लोरमफेनिकोल वगैरह जो है 1947 के आसपास में आइसोलेट किया गया, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है एंटीबायोटिक है। क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल, फेनिकोल, फेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल, थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो क्लोरमफेनिकोल है, फेनिकोल है, थोड़ा सा समझना कि क्लोरमफेनिकोल का जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बिल्कुल क्लोरमफेनिकोल में आई थिंक आपको यहाँ पे 2 क्लोरीन ग्रुप दिख रहा होगा, और यहाँ बेसिकली क्या है कि यहाँ पे बेंजीन से नाइट्रो ग्रुप है, और यहाँ इससे बेसिकली एक अल्काइल ग्रुप जैसा जुड़ा हुआ है, और इसमें बेसिकली ओल ओल दैट इज OH भी है, थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम बेसिकली बताने का कोशिश कर रहे थे भाई साहब, क्लोरमफेनिकोल जो है ये बेसिकली क्या है, जल्दी बोलिए, ये बेसिकली क्या है कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के तौर पे काम करेगा। इसके बारे में बता रहा है कि ये GIT दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वगैरह में तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो टाइफाइड में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डिसेंट्री में, एक्यूट फीवर में, सर्टेन फॉर्म ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन में, मेनिनजाइटिस में और निमोनिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइफाइड होगा तभी इस्तेमाल कर सकते हैं भाई साहब, डिसेंट्री भी इस्तेमाल कर लो, थोड़ा बहुत बुखार उखार है तब इस्तेमाल कर लो, पता नहीं कोई बैक्टीरिया वगैरह से हुआ होगा दैट इज एंटीबायोटिक के तौर पर तब इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ तब डॉक्टर बोलेगा क्लोरमफेनिकोल लिख दिया, अच्छा यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ, जलन है, लिख दिया, तो वही बात है आगे बेसिकली मेनिनजाइटिस में, निमोनिया वगैरह में। अच्छा थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं, देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एक तो एम्पिसिलिन आप लोगों ने देखा, एमोक्सिसिलिन देखा, क्लोरमफेनिकोल देखा, अब आप देख रहे हैं वैनकोमाइसिन और अफ्लॉक्सिन, ये भी बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ही है। आगे हम बात कर रहे हैं कि जो डाइसीडेजराइन है, डाइसीडेजराइन जो है, इसको बेसिकली सर्टेन स्ट्रेन ऑफ कैंसरस सेल को बेसिकली मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उसके लिए बेसिकली ये क्या है, फटाक से बोलो, टॉक्सिक है। तो पेनिसिलिन का जनरल स्ट्रक्चर देखिए, मतलब पेनिसिलिन में सिर्फ ये R ग्रुप वैरिंग ग्रुप होता है, बाकी पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बढ़िया से देख लीजिएगा भाई साहब। ऐसा चैलेंज किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि JEE मेंस में बेसिकली पूछ दिया था इसमें कि बेसिकली कितने कार्बन जो हैं पेनिसिलिन में दैट इज बेसिकली किरेल कार्बन है, या यहाँ पे बेसिकली कुछ हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पूछ दिया था कार्बन वगैरह का। तो अगर इस तरह का सवाल आएगा तो मुझे लगता है बढ़िया से निपट लोगे, आप बोलोगे सर ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ एक पाई हो गया, तो आई थिंक ये sp2 है, और जब sp3 नहीं तो किरेल उरेल के बाद ही क्या करना, मेरे ख्याल से ये जो कार्बन है किरेल है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है, एक इधर अलग ग्रुप है, एक इधर अलग ग्रुप है, और एक इधर अलग ग्रुप है, ये तो किरेल कार्बन होगा। उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो कार्बन है ये भी अलग ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये भी किरेल कार्बन होना चाहिए, ये किरेल नहीं होगा क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 था, ये sp3 था, ये sp2 था, तो sp2 वाला कितना दिखा भाई, 1 और एक 2 sp2 आपको दिखा। ये जो कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप है ये भी बेसिकली sp2 होगा, तो sp2 वाला 3 कार्बन होगा। अब sp3 वाला देख लेते हैं, ये sp3, ये sp3, 2 sp3 हो गया ना, हो गया भाई, मेरे ख्याल से ये एक sp3 है, बिल्कुल sp3 है, ये वाला कार्बन भी sp3 है, तो sp3 वाला बेसिकली 4 हो गया, ठीक है। sp3 वाला 4 ही हुआ ना, क्या मजाक कर रहे हो सर, इसको कौन लेगा, ये भी तो sp3 है, 1 और 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 sp3 कार्बन वाला, सर इसको कौन लेगा सर, इसको भी तो आप छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 और 6, तो sp3 वाला 6, sp2 वाला 1 2 और 1 3, sp2 वाला बेसिकली 3। बाकी किरेल कार्बन के बारे में बात करें तो ये नहीं होगा क्योंकि एक से ज़्यादा ग्रुप सेम है, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, sp2 वाला है। ये होगा क्या, ये कार्बन किरेल होगा क्या, अलग ग्रुप अलग ग्रुप अलग ग्रुप अलग ग्रुप, बिल्कुल ये होगा क्या, नहीं, इसमें 2 CH3 ग्रुप है, तो एक यहाँ किरेल हो गया, एक यहाँ किरेल हो गया और एक यहाँ किरेल हो गया, 3 किरेल कार्बन भी हो गया। तो थोड़ा देख सकते हैं यार बढ़िया से, है ना। मुझे नहीं लगता है कि इतना बकवास क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, नीट वालों से इतना बकवास क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। हाँ, अब थोड़ा सा एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई साहब एंटीसेप्टिक ये भी एंटी माइक्रोबियल है। अब एंटीसेप्टिक में हमें क्या क्या रटना पड़ेगा, तो एंटीसेप्टिक में हमें रटना पड़ेगा बेसिकली क्या है कि बेसिकली ये जो एंटीसेप्टिक है ये हमारी स्किन वगैरह पे लगता है, ये खाया नहीं जाता है, एंटीबायोटिक खाया जाता है, एंटीसेप्टिक लगाया जाता है। तो यहाँ पे एंटीसेप्टिक में रटना क्या क्या पड़ेगा, एंटीसेप्टिक में रटना पड़ेगा फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, ये सब एंटीसेप्टिक है। इतना ही नहीं, बोल रहा है कि साबुन में जो एंटीसेप्टिक के लिए डाला जाता है वो बिथुनल है। उसके बाद बेसिकली बोल रहा है कि जो डिटॉल में हम लोग डालते हैं एंटीसेप्टिक के तौर पे क्लोरोक्सिनोल और टर्पिनियोल है। ये देखो, ये बोल रहा है कि डिटॉल में इस्तेमाल करते हैं मिक्सचर किसका, क्लोरोक्सिनोल का और टर्पिनियोल का। ये जो टर्पिनियोल है और क्लोरोक्सिनोल है इसको हम लोग बेसिकली क्या है कि डालते हैं, फटक से बोलो, ये ज़रा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के लिए डिटॉल का इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्सिनोल और टर्पिनियोल। बिथुनल को डालते हैं सोप में। थोड़ा स्ट्रक्चर बढ़िया से देख लेना भाई, थोड़ा स्ट्रक्चर तो आपको देखना पड़ेगा, है ना। बाद बाकी सोफ्रामाइसिन और बेसिकली फ्यूरासिन भी देखा आप लोगों ने एंटीसेप्टिक के तौर पे। आगे बेसिकली क्या बात कर रहा है, बोल रहा है आगे भाई साहब कि
कहीं ना कहीं बेसिकली बोल रहा है कि आयोडीन भी जो है पावरफुल एंटीसेप्टिक है। बोल रहा है कि आयोडीन का 2 से 3% सॉल्यूशन अल्कोहल में, जिसको हम लोग टिंचर ऑफ आयोडीन भी कहते हैं, 2 से 3% सॉल्यूशन अल्कोहल में, जिसको हम लोग टिंचर ऑफ आयोडीन भी कहते हैं, वो घाव वगैरह पे लगाने के तौर पे काम आता है, दैट इज एंटीसेप्टिक है। आगे बेसिकली आपके साथ हम बात करते हैं आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म मतलब क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म मतलब CH3। आयोडोफॉर्म भी एक अच्छा एंटीसेप्टिक है, बॉन्ड के लिए वो भी इस्तेमाल होता है। आगे बेसिकली क्या देखो, टिंचर ऑफ आयोडीन अलग है, आयोडोफॉर्म अलग है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली क्या है ना कि आगे तुम्हारे साथ हम क्या बात करें, बोरिक एसिड, जिसको आप लोग H3BO3 भी आप लोग बोलते हैं, या फिर BOH4 फ्राइज के फॉर्म में भी लिखते हैं, दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड। इसके बारे में बोल रहा है ना कि ये भी बेसिकली एक वीक एंटीसेप्टिक है, इसीलिए इसको आँख में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है ये आई में भी इस्तेमाल करते हैं, एंटीसेप्टिक फॉर आई के तौर पे, दैट इज बोरिक एसिड। तो अब आगे क्या बात कर रहा है कि डिसइंफेक्टेंट जो है ना इनएनिमेट में, मतलब निर्जीव चीज़ों में लगा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ्लोर हो गया, ड्रेनेज नाली वगैरह हो गया, इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गया, उसको स्टेलाइज करने के लिए डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आगे बोल रहा है कि सेम सब्सटेंस को डिसइंफेक्टेंट और बेसिकली एंटीसेप्टिक तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है उसका कंसंट्रेशन। जैसे क्या बोल रहा है कि भाई साहब, जैसे कि बोल रहा है 0.2% अगर सॉल्यूशन है फिनॉल का तो एंटीसेप्टिक है, वहीं उसका 1% सॉल्यूशन डिसइंफेक्टेंट है। कितना छोटा सा बात है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 0.2% सॉल्यूशन इसका एंटीसेप्टिक है, वहीं इसका 1% जो सॉल्यूशन है वो डिसइंफेक्टेंट है, बात खत्म। 0.2% एंटीसेप्टिक है, 1% डिसइंफेक्टेंट है। उसके बाद क्लोरीन जो है इन द कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 to 0.4 ppm। क्लोरीन का कंसंट्रेशन हम बोल रहे हैं कि 0.2 से लेकर के 0.4 ppm जो एक्वस सॉल्यूशन में, और सल्फर डाइऑक्साइड का लो कंसंट्रेशन में डिसइंफेक्टेंट है। क्लोरीन का कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन, क्लोरीन का कंसंट्रेशन 0.2 से लेकर के 0.4 ppm तक हो एक्वस सॉल्यूशन में। 0.2 से 0.4 ppm हो तो मत सोचना कि कम है तो ये बेसिकली क्या है एंटीसेप्टिक, नहीं। 0.2 से 0.4 ppm ये इतना कम है फिर भी डिसइंफेक्टेंट है। और सल्फर डाइऑक्साइड बहुत कम कंसंट्रेशन में भी डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम करता है, एंटीसेप्टिक में नहीं लेते भाई साहब, रटना ही पड़ेगा। बाकी फिनॉल का आप लोगों ने बोला कि 0.2% के आसपास फिनॉल बेसिकली फटाक से बोलो एंटीसेप्टिक, लेकिन 1% के आसपास डिसइंफेक्टेंट। अब थोड़ा सा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स मतलब कहीं ना कहीं बेसिकली फर्टिलिटी वगैरह को, दैट इज फर्टिलाइजेशन के चांसेस वगैरह को ये बेसिकली अवॉइड करने का काम करेगा। और अगर इनकेस फर्टिलाइजेशन वगैरह हो भी जाए तो बेसिकली क्या इम्प्लांटेशन वगैरह, ताकि फिटस वगैरह इम्प्लांट ना हो जाए, मतलब बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो जाए, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का काम करता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स वगैरह। आगे बोल रहा है कि इंक्रीज पॉपुलेशन जो है ना, मतलब मेनी सोशल प्रॉब्लम वगैरह कर रहा है, फूड रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल इशूज़ वगैरह, इंप्लॉयमेंट वगैरह को लेकर के, तो कहीं ना कहीं बोल रहा है पॉपुलेशन को रोकना बहुत जरूरी है, फैमिली प्लानिंग वगैरह बहुत जरूरी था, तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स वगैरह को डेवलप किया गया। अब बोल रहा है कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बेसिकली बताने का कोशिश कर रहा है कि जो सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन वगैरह है, इनके डेरिवेटिव्स वगैरह है, बिल्कुल इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये बेसिकली कहीं ना कहीं फर्टिलिटी वगैरह को अवॉइड करने के लिए। तो जैसे बताने का कोशिश कर रहा है कि प्रोजेस्टेरोन जो है ना ओव्यूलेशन के ही बेसिकली चांसेस को सप्रेस करता है, ओव्यूलेशन ही होने नहीं देगा अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल को मेंटेन करके रखते हैं रेगुलरली। तो आगे बेसिकली क्या बोल रहा है कि सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव जो है वो बेसिकली एग्जांपल के तौर पे बताने का कोशिश कर रहा है, ये प्रोजेस्टेरोन से ज़्यादा बेसिकली क्या है ना, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव उससे ज़्यादा बेसिकली इम्पैक्टफुल है, उससे ज़्यादा बेसिकली कामगार है, वो ओव्यूलेशन के चांसेस को रोकता है। और अगर ये सब हो भी जाए तो इम्प्लांटेशन वगैरह हो नहीं देगा, कुल मिलाकर के एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के तौर पे काम करेगा। हमें रटना क्या है, हमें रटना है बेसिकली एक तो नॉरइथिंड्रोन जो कि बेसिकली सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन का एग्जांपल है, नॉरइथिंड्रोन एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन का एग्जांपल है। आगे बेसिकली क्या है कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग बोलते हैं इथाइनाइल एस्ट्राडायोल, जिसका नोवेस्ट्रोल के नाम से बड़ा फेमस है। तो थोड़ा स्ट्रक्चर दोनों का ध्यान से देख लीजिएगा भाई साहब, मेरे ख्याल से दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली, अगर इसको हम लोग बढ़िया से देखते हैं तो दिस इज व्हाट, तो आप लोग बोलिएगा दिस इज बेसिकली प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोजेस्टेरोन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है। अब ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है, और यहाँ बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो है ये एरोमेटिक नहीं, दैट इज बेंजीन रिंग नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एरोमेटिसिटी देखने को मिलते हैं, आप बेसिकली बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे आई थिंक बेसिकली क्या है ना, आई थिंक आपको साइक्लो बेसिकली हेक्सेन नहीं बल्कि साइक्लोहेक्सीन जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे था, डबल बॉन्ड वाला था, इन था, और यहाँ बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है, उसके साथ OH ग्रुप है। तो ये बेसिकली क्या है, फटाक से बोलो, ये जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का डेरिवेटिव है, दैट इज नोवेस्ट्रोल। तो नाम ही है इथाइनाइल डायोल। स्ट्रक्चर तो मुझे नहीं लगता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड करके आपको देगा। डायोल है मतलब डाई मतलब दोनों है, मतलब एस्ट्रोजन भी है और प्रोजेस्टेरोन भी है। नोवेस्ट्रोल मतलब समझो कि नया बना है, मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन है, नया कॉम्बिनेशन है, कुछ इस तरह से मतलब अपना बना लेना यार निमोनिक्स वगैरह जिसे तुम रट सको, है ना। समय कम है, थोड़ा सा आगे देखते हैं।
तो बोल रहा है भाई नॉरएथेनड्रोन क्या है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, इथाइनाइल एस्ट्राडायोल जिसको नॉविस्ट्रोल करते हैं, ये क्या है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है। बहुत ही बढ़िया भाई साहब। अब जल्दी देखते हैं केमिकल्स इन फूड वगैरह। तो अगर हम बात करते हैं फूड वगैरह में केमिकल क्यों इस्तेमाल करेंगे, तो प्रिजर्वेटिव के तौर पे, ताकि फूड का बेसिकली क्या है 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना जितना भी मुझे लंबा समय तक उसको यूज करना है, तो उसका प्रिजर्वेशन के टाइम को बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके बेसिकली अपील को बेसिकली इन्हेंस करने के लिए, थोड़ा बेहतर लगे, थोड़ा सा न्यूट्रिटिव वैल्यू के लिए बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं केमिकल्स वगैरह। तो हम लोग बेसिकली मेनली फूड में बेसिकली क्या है ना, केमिकल्स किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर के तौर पे, फ्लेवर और स्वीटनर के तौर पे, फैट एम्ल्सिफायर और स्टेबलाइजिंग एजेंट के तौर पे, फ्लोर इंप्रूवर वगैरह, दैट इज एंटी स्टाइलिंग एजेंट इन ब्लीचेस वगैरह। बिल्कुल आप चाहिए कि आटा मैदा एकदम पूरा साफ सुथरा हो तो ब्लीच वगैरह करना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट देखेंगे, BHT BHA वगैरह डालेंगे देखेंगे। प्रिजर्वेटिव वगैरह तो आप बहुत बढ़िया से आप परिचित हैं, सॉल्ट शुगर मतलब जेली उली सब में प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सोडियम बेंजोएट सॉल्ट वगैरह भी आप देखिएगा। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दैट इज मिनरल विटामिन अमाइनो एसिड वगैरह भी हम लोग डाल करके कहीं ना कहीं बेसिकली ये सब केमिकल भी इस्तेमाल करते हैं। तो वही बोल रहा है कि 7th वाला कैटेगरी के बारे में छोड़ करके, एक्सेप्ट फॉर केमिकल ऑफ कैटेगरी 7, इसमें से किसी के पास भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं, बिल्कुल, चाहे एंटीऑक्सीडेंट हो, चाहे फैटी एम्ल्सिफायर हो, चाहे फूड कलर हो, कोई आपके न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने का काम बाकी सब नहीं कर रहा है। ये आइदर बेसिकली क्या है ना, बोल रहा है कि चाहे तो सेल्फ लाइफ स्टोर्ड फूड का बढ़ा दे या फिर कॉस्मेटिक पर्पसेस वगैरह के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में क्या है कि जो नेचुरल बेसिकली स्वीटनर है, दैट इज सुक्रोज वगैरह, जो चीनी वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके कारण बेसिकली क्या है कि बहुत सारे समस्या होता है, डायबिटिक पेशेंट वगैरह को दिक्कत होता है। तो आगे जा करके बेसिकली क्या है ना, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो बेसिकली केमिकली इनट होता है, वो बॉडी में जाता है और बॉडी में बेसिकली क्या है कि वो कहीं ना कहीं मेटाबोलाइज नहीं होता है और केमिकली इनट के फॉर्म में निकल जाता है। तो हम लोग बेसिकली देखते हैं कि सैकरीन, जो कि ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड था, सैकरीन ये बेसिकली ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड है, ये ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड है। तो बोल रहा है कि ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड दैट इज बेसिकली सैकरीन वगैरह को हम लोग देखें कि सबसे पहला पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल हुआ सैकरीन में, ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली क्या है, ऑर्थोसल्फो बेसिकली बेंजामाइड है, ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक तो बेसिकली अमाइड ग्रुप है, दैट इज C+O NH ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है, सल्फो ग्रुप है और एक बेंजीन ग्रुप भी है। तो आप इसको बोले क्या बोले, ये ऑर्थोसल्फो और बेंजामाइड, ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड ग्रुप है, ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड ग्रुप है। ये पहला बेसिकली पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे इस्तेमाल हुआ। ये सुक्रोज से 550 गुना ज़्यादा स्वीट है, उससे 550 गुना ज़्यादा स्वीटर है। पहला ध्यान रखिएगा, ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड थोड़ा ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। और ये बेसिकली क्या है ना, मतलब 1879 के आसपास में डिस्कवर हुआ। वही बता रहा है कि 550 के आसपास गुना ज़्यादा स्वीट है केन शुगर से। ये बॉडी में से बेसिकली दैट इज यूरिन से एज इट इज निकल जाता है अनचेंज, मतलब हमारी बॉडी में कैटाबोलाइज नहीं होता है, हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता है। तो ये केमिकली इनट है, तो हमारे लिए हार्मलेस भी है, बॉडी में जब मेटाबोलाइज ही नहीं हुआ तो। और डायबिटिक पर्सन के लिए तो बहुत ही बढ़िया वरदान के तौर पे काम किया भाई साहब, क्योंकि कैलोरी वगैरह बढ़ाने का काम नहीं किया। अब कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे हम देखते हैं अस्पार्टेम। तो अस्पार्टेम जब आप देखते हैं तो अस्पार्टेम में बेसिकली एक पार्ट तो अस्पार्टिक एसिड का पार्ट है, देखिए एक पार्ट तो अस्पार्टिक एसिड का पार्ट है, दैट इज C+OH, ये बेसिकली एक तो अस्पार्टिक एसिड का पार्ट है। और दूसरा बोल रहा है फिनाइल एनालिन, ये जो बेसिकली फिनाइल ग्रुप है ना, तो यहाँ भी बोल रहा है कि फिनाइल एनालिन मिथाइल ईस्टर पार्ट। मेरे ख्याल से जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये पार्ट आपका ईस्टर पार्ट हो गया, ये पार्ट आपका ईस्टर पार्ट हो गया, और भी मिथाइल ईस्टर पार्ट, ये इधर मिथाइल हो गया और ये ईस्टर पार्ट हो गया, मिथाइल ईस्टर पार्ट ये हो गया। उसके बाद बेसिकली फिनाइल ग्रुप आपको ये दिख रहा होगा, और मेरे ख्याल से ये आपको एलानिन ग्रुप दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, एलानिन वगैरह ग्रुप दिख रहा होगा। वैसे भी बेसिकली एलानिन क्या होता है, तो सर एलानिन ये होता है, मेरे ख्याल से एलानिन ये होता है भाई साहब, दिस इज द एलानिन, ये बेसिकली ये एलानिन ग्रुप होता है, दिस इज द एलानिन ग्रुप। तो व्हाट इज दिस, यहाँ फिनाइल पार्ट है, एलानिन पार्ट है और बेसिकली मिथाइल ईस्टर पार्ट है। तो अस्पार्टेम के अंदर दो पार्ट है, एक तो बेसिकली फिनाइल हो जाएगा, फिनाइल एलानिन हो जाएगा, मिथाइल ईस्टर पार्ट दैट इज फिनाइल पार्ट। उसके बाद बेसिकली क्या है कि एलानिन पार्ट, और उसके बाद मिथाइल ईस्टर पार्ट, और इधर बेसिकली क्या है अस्पार्टिक एसिड पार्ट। भाई अस्पार्टेम के अंदर बेसिकली देख रहे हो, एक तो अस्पार्टिक एसिड पार्ट है, एक फिनाइल हो जाएगा, एलानिन हो जाएगा, मिथाइल ईस्टर पार्ट है, और ये क्या था भाई, ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड बेसिकली ये था, है ना, ऑर्थोसल्फो बेसिकली बेंजामाइड वगैरह पार्ट था, ये दैट इज सैकरीन 550 गुना ज़्यादा। अस्पार्टेम जो है मात्र 100 गुना ज़्यादा बेसिकली स्वीटर है केन शुगर से, है ना। तो आर्टिफिशियल स्वीटर में सबसे कम बेसिकली मीठा यही है, लेकिन इसके बाद भी इसके साथ थोड़ा सा एक समस्या है। इसको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, कोल्ड फूड्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हाई टेम्परेचर पे किसी चीज़ को कुक कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर पे ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका लिमिटेशन है कि कोल्ड बेसिकली
बेसिकली फूड वगैरह में ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ स्वीटनर के तौर पे। सुक्रालोज, देखो सुक्रोज होता है, सुक्रोज में बेसिकली एक पार्ट तो फ्रुक्टोज होता है, दूसरा पार्ट बेसिकली ग्लूकोज होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली भाई साहब जो सुक्रोज है, सुक्रोज का ये सेकेंड कार्बन हो गया। ये जो सुक्रोज है, सुक्रोज है ना, क्या हो गया फटाक से बोलिए, सुक्रोज हो गया। ये ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, C1C5 लिंकेज होता है, एक फिफ्थ कार्बन हो गया, मेरे ख्याल से ये फोर्थ कार्बन हो गया। तो फोर्थ पे क्लोरो डेरिवेटिव हो गया यहाँ पे, मेरे ख्याल से ये फोर्थ पे बेसिकली यहाँ पे क्लोरो डेरिवेटिव हो गया पक्का। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे फिफ्थ पे बेसिकली क्लोरो डेरिवेटिव हो जाएगा, मेरे ख्याल से सेकेंड कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है ना। ये बेसिकली सेकेंड कार्बन मेरे ख्याल से होना चाहिए, दिस इज द सेकेंड कार्बन, सॉरी ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन हो जाएगा, फोर्थ कार्बन हो जाएगा और ये फिफ्थ कार्बन है। तो फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे क्लोरो डेरिवेटिव है फ्रुक्टोज का। ये जो फ्रुक्टोज पार्ट है, फ्रुक्टोज, सुक्रालोज क्या है तो इसमें एक फ्रुक्टोज का बेसिकली डेरिवेटिव है और एक बेसिकली ग्लूकोज का। ग्लूकोज के फोर्थ पोजीशन पे, कौन से पोजीशन पे भाई साहब, फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो डेरिवेटिव है और फ्रुक्टोज के बेसिकली फिफ्थ पोजीशन पे, फ्रुक्टोज के फिफ्थ पे और ग्लूकोज के फोर्थ पे, 4-5 पे। ग्लूकोज के फोर्थ पे बेसिकली क्लोरीन का डेरिवेटिव है और फ्रुक्टोज के फिफ्थ पे, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ग्लूकोज के फोर्थ पे और बेसिकली फटाक से बोलो फ्रुक्टोज के, जल्दी बोलो, फिफ्थ पे बेसिकली क्लोरीन का डेरिवेटिव है। तो मेरे ख्याल से, और यहाँ पे सेकेंड पे भी है, मतलब फ्रुक्टोज के सेकेंड पे भी है और फिफ्थ पे भी है। तो बढ़िया से कर बात करें तो ये सब बेसिकली क्या है कि क्लोरीन का डेरिवेटिव है। कौन, फटाक से बोलो, सुक्रालोज। कौन, जल्दी बोलो, सुक्रालोज। कौन, सुक्रालोज सर क्लोरीन डेरिवेटिव है। तो आप बेसिकली बढ़िया से देख लीजिएगा, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर में अस्पार्टेम देखें, एस्पार्टिक एसिड पार्ट देखें और बेसिकली फिनाइल हो जाएगा मिथाइल ईस्टर पार्ट देखें। यहाँ पे ऑर्थो सल्फो बेसिकली बेंजामाइड वगैरह देखें, सुक्रालोज वगैरह को आप लोगों ने बढ़िया से देखा। ये बेसिकली सुक्रोज में ही, मतलब हाँ, फ्रुक्टोज के अंदर भी क्लोरीन डेरिवेटिव है मेरे ख्याल से सेकेंड और बेसिकली फिफ्थ पे, और ग्लूकोज के अंदर फोर्थ पे क्लोरीन डेरिवेटिव है। ये कितना गुना मीठा है, 600 गुना मीठा है। तो सैक्रिन आपने देखा 550 गुना पहला इस्तेमाल हुआ 1879 के आसपास में, उसके बाद वो 100 गुना, ये 600 गुना, और ये बेसिकली एलिटेम 2000 गुना। भाई साहब एलिटेम का स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा वो तीनों स्ट्रक्चर ध्यान रख लीजिए, तो फिर फाइनली बेसिकली एलिटेम का भी स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा। एलिटेम का भी स्ट्रक्चर बढ़िया से ध्यान रख लीजिएगा भाई साहब। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको दिख ही रहा है, ठीक है, अमाइड ग्रुप वगैरह भी दिख ही रहा है ना, फिर मेरे ख्याल से अमाइड ग्रुप वगैरह भी दिख ही रहा है। यहाँ बेसिकली थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर वगैरह को बढ़िया से देख लीजिएगा कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर वगैरह है, जिसपे यहाँ पे लास्ट में टर्मिनल पे बेसिकली इस तरह से मिथाइल ग्रुप थोड़ा दिख रहा होगा आपको। तो ये एलिटेम ग्रुप को थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। एलिटेम बेसिकली 2000 गुना मीठा होता है, सबसे स्वीटर होता है। इसका स्वीटनिंग को बेसिकली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो सोचो 2000 गुना बेसिकली ये सुक्रोज से मीठा होता है, 2000 गुना भाई सोच लो, मतलब इसका 1 चम्मच बराबर चीनी का 2000 चम्मच, इतना मीठा है। तो इसका स्वीटनिंग को कंट्रोल करने में दिक्कत होगा। अस्पार्टेम मोस्ट सक्सेसफुल आज भी है, अस्पार्टेम के साथ बेसिकली बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन बेसिकली क्या है ना, इसके साथ सबसे समस्या क्या है कि ये लिमिटेड है कोल्ड फूड्स वगैरह में, दैट इज सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में, क्योंकि अनस्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पे, ठीक है। लेकिन मोस्ट सक्सेसफुल अस्पार्टेम ही है। एलिटेम के बारे में बात करें तो एलिटेम सबसे ज़्यादा मीठा है, ये अस्पार्टेम से ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन इसका स्वीटनिंग को कंट्रोल करने में समस्या है। सुक्रालोज के बारे में बात करें तो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव, देखो 2 क्लोरीन फ्रुक्टोज पे देखो, एक और एक 2, दैट इज सेकेंड कार्बन पे और बेसिकली फिफ्थ कार्बन पे 2 डेरिवेटिव, 2 क्लोरीन हो जाएगा बेसिकली किस पे, फ्रुक्टोज पे, और एक बेसिकली क्लोरीन ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन पे, है ना। तो मुझे लगता है बेसिकली ये ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है बेसिकली किसका, सुक्रोज का है। सुक्रालोज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। इसका अपीयरेंस और टेस्ट शुगर के जैसा ही है, और ये कुकिंग टेम्परेचर पे ठीक ठाक स्टेबल भी है, और कहीं ना कहीं ये क्या कोई भी कैलोरी ऐड नहीं करेगा। जितने भी आर्टिफिशियल है स्वीटनर है, कोई भी कैलोरी ऐड करने का काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। सुक्रालोज 600 गुना, सैक्रिन 550 गुना, अस्पार्टेम 100 गुना और एलिटेम 2000 गुना, ये याद रखना पड़ेगा भाई साहब। अब फूड प्रिजर्वेटिव थोड़ा सा देखते हैं, तो कहीं ना कहीं खाना वगैरह को बचाना भी है, ऐसा नहीं कि बर्बाद हो जाए। तो जितना भी बेसिकली हम लोग पैकेज फूड देखते हैं सब में प्रिजर्वेटिव वगैरह डाला जाता है, माइक्रोवेव ग्रोथ वगैरह को रोकने का काम करने का कोशिश करता है। तो फूड प्रिजर्वेटिव में टेबल सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह हो गया, अचार वगैरह डालते हैं, सोडियम बेंजोएट वगैरह हो गया। उसके बाद बेसिकली सोडियम बेंजोएट वगैरह के बारे में बात किया। आगे बोल रहा है ना कि भाई साहब सोडियम बेंजोएट थोड़ा बहुत बेसिकली हमारी बॉडी में मेटाबलाइज भी हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा समस्या भी नहीं है। आगे बोल रहा है ना कि सॉर्बिक एसिड का और प्रोपोनिक एसिड का जो सॉल्ट है उसको भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे, ये भी ध्यान रखिएगा। जो सॉर्बिक एसिड और प्रोपोनिक एसिड का जो सॉल्ट है उसको भी फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब एंटीऑक्सीडेंट में थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंटीऑक्सीडेंट में 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, BHT और BHA, ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यून। जल्दी से देखो,
भाई एनसीईआरटी तो खोल के रखा होगा साथ में। ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यून, ये बेसिकली बहुत ही अच्छे, बेसिकली क्या है फटाक से बोलो, एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब फूड को रेंसिडाइज नहीं होने देंगे, उसको बेसिकली ऑक्सीडाइज होने नहीं देंगे, दैट इज रेंसिडाइज होने नहीं देंगे, है ना। चिप्स वगैरह में इनको इस्तेमाल करते हैं, BHT BHA वगैरह, है ना, जो लेज वगैरह का चिप्स वगैरह देखते हैं। तो आगे बेसिकली क्या बताने का कोशिश कर रहा है भाई साहब, आगे बेसिकली बताने का कोशिश कर रहा है ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यून, ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल वगैरह के बारे में बात कर लिया। बोल रहा है कि जो ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, ये बटर का बेसिकली लाइफ जो है सो महीनों से वर्षों तक बढ़ा देता है। जो बटर 2 महीना 3 महीना में खराब हो रहा होगा, शायद उसको 6 महीना साल भर भी लेके जा सकता है। तो आगे बोल रहा है ना कि BHT हो चाहे BHA हो, इनमें करती कभी कभी साइट्रिक एसिड वगैरह करती हम डाल देते हैं, तो इनका इफेक्ट और बढ़ जाता है, दैट इज इनका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और बढ़ जाता है। आगे बोल रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइट वगैरह जो है वो भी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं वाइन और बियर में। कितना डाटा है यार, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फाइट वगैरह वाइन एंड बियर में इस्तेमाल होता है, शुगर सिरप वगैरह में इस्तेमाल होता है, कट पिल्ड और हो जाएगा ड्राइड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में भी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइट वगैरह को इस्तेमाल करते हैं एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे, ठीक है। वाइन एंड बियर में भी ध्यान रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइट वगैरह का। अब चैप्टर का अंतिम पोर्शन में आ रहे हैं, दैट इज क्लींसिंग एजेंट पे। मेरे ख्याल से आप देख रहे होंगे, दैट इज अगर यदि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट नहीं रहता, OH पार्ट रहता तो ग्लिसरॉल होता मेरे ख्याल से। प्रोपेन हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, ट्राइवोल जो है दैट इज मतलब तीनों पोजीशन पे अल्कोहल रहता तो मेरे ख्याल से ग्लिसरॉल होता। यहाँ पे आप देखिए स्टेरिक एसिड के साथ बेसिकली क्या है कि ये ग्लिसराइल ईस्टर ऑफ पार्ट ऑफ स्टेरिक एसिड वगैरह बन गया, है ना, दैट इज स्टेरिक एसिड है। दैट इज देखिए आप थोड़ा सा ईस्टर जैसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। दैट इज बेसिकली क्या है ना कि स्टेरिफिकेशन रिएक्शन से बेसिकली क्या है कि अल्कोहल प्लस एसिड से ईस्टर बनाया गया। अल्कोहल आप लोग ने ग्लिसरॉल इस्तेमाल किया और यहाँ पे स्टेरिक एसिड इस्तेमाल किया, तो ऑब्वियस सी बात है तीनों बेसिकली यहाँ पे कार्बन पे स्टेरिक एसिड दैट इज ट्राई बेसिकली स्टेरिक डेरिवेटिव वगैरह देखने को मिलेगा ग्लिसरॉल उसमें। तो दैट इज बेसिकली ग्लिसराइल ईस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड जो कि एक तरह का ईस्टर है वो मिला। ईस्टर के साथ जब हम अल्कली का रिएक्शन करते हैं तो ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगा, दैट इज साबुन बना। तो लॉन्ग चेन दैट इज देखिए 17 कार्बन का 1 2 3 4 5 6 जितना लंबाई कर लो 17 कार्बन का बेसिकली चेन का लेंथ है, दैट इज सोडियम स्टेरेट वगैरह बना। और साथ में ग्लिसरॉल डेफिनेटली जिस बेसिकली अल्कोहल से वो बना था वो अल्कोहल फिर से वापस बन गया, दैट इज ग्लिसरॉल बन गया भाई साहब, जिसको हम लोग ग्लिसरीन भी करते हैं। तो साबुन वगैरह के बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। आमतौर पे सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड देखते हैं, भी देखा आपने सोडियम वाला देखा, ठीक है, सोडियम स्टेरेट आपने देखा। तो आगे बेसिकली क्या बोल रहा है कि भाई साहब आपने भी स्टेरिक वाला देखा, दैट इज स्टेरेट वगैरह देखा। ओलिक एसिड भी इस्तेमाल हो सकता है, पाल्मिटिक एसिड भी इस्तेमाल हो सकता है ना, आर्किडोनिक एसिड भी आप देखते हो। तो आगे बोल रहा है ना कि सोप्स कंटेन सोडियम सॉल्ट्स जो है ना आर फॉर्म बाय हीटिंग फैट दैट इज ग्लिसरॉल वगैरह। ये सब हम लोग समझते हैं यार, इतना तो समझते हैं कि ईस्टर वाले बना के बेसिकली अल्कली के साथ रिएक्शन किए तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन हो गया, ईस्टर प्लस बेसिकली अल्कली का रिएक्शन। थोड़ा देखता हूँ कुछ रिकॉर्डिंग का टाइम बचा हुआ भी है कि खत्म हो गया। मेरे पास कुछ मिनट है अभी और, इसको मैं निपट देता हूँ। आगे बेसिकली क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है भाई साहब, बोल रहा है ना कि सोप वगैरह जो है कोलाइडल फॉर्म में बेसिकली ऑब्टेन होता है। आगे बेसिकली क्या बोल रहा है कि भाई साहब आगे हम क्या करेंगे, इसको हम प्रेसिपिटेट करेंगे, मतलब सोडियम क्लोराइड वगैरह डाल करके कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेट करने का काम करेंगे। आगे बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन जो बचेगा उसमें आप ग्लिसरॉल देखने को मिलेगा, बिल्कुल सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में आपने देखा कि सोप के साथ साथ ग्लिसरॉल वगैरह देखने को मिला था जो कि रिमूव हुआ था। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह से हम ग्लिसरॉल को रिमूव कर लेंगे। देखो ये सोप बन गया, बाकी जो ये सोप कोलाइडल फॉर्म में मिला दैट इज मिसेल के फॉर्म में, है ना। आप एसोसिएटेड कोलाइड में आप पढ़ें सरफेस केमिस्ट्री में। और ये बेसिकली क्या है, फटाक से बोलो ग्लिसरॉल, इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर लेंगे भाई साहब और उसको हम प्रेसिपिटेट कर लिए थे। आगे बेसिकली क्या बोल रहा है ना, बोल रहा है कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ही बेसिकली पानी में सॉल्युबल है और क्लिनसिंग पर्पसेस में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बाकी सब के करते हम चाहेंगे कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह का तो थोड़ी ना उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा, तो ये अल्कली वाले हैं तो बिल्कुल अच्छे खासे सॉल्युबल है। इनफैक्ट पोटेशियम सोप जो है वो सोडियम वाला से ज़्यादा सॉफ्ट है ना, लिखा हुआ है, बढ़िया से लिखा हुआ है भाई साहब। जनरली पोटेशियम सोप और सॉफ्ट टू द स्किन हो जाएगा, देन सोडियम वाला ज़्यादा बेसिकली सॉफ्ट है। आगे बोल रहा है ना कि भाई साहब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को बेसिकली जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो जो पोटेशियम सॉल्ट बनेगा, जो सोडियम स्टेरेट वगैरह देखे थे, पोटेशियम स्टेरेट वाला जो सोप है ज़्यादा बेहतर होगा। अब थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सोप भी देख लेते हैं, थोड़ा समय कम है भाई साहब, जल्दी करना पड़ेगा। अब टाइप्स ऑफ सोप के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है ना कि जो सोप बेसिकली क्या है कि बिल्कुल फैट और ऑयल वगैरह से जो बनाते हैं बेसिकली सुटेबल बेसिकली हाइड्रोक्साइड वगैरह के साथ, दैट इज सबसे पहले ईस्टर बनाते हैं, ईस्टर के बाद बेसिकली अल्कली के साथ रिएक्शन करते हैं, दैट इज सैपोनिफिकेशन करते हैं।
तो अब देखते हैं अलग अलग सोप। सबसे पहले टॉयलेट सोप के बारे में बोल रहा है, मतलब बेटर ग्रेड बेसिकली फैट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे बेसिकली क्या है, एक्सेस अल्कली को रिमूव कर देंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सेस अल्कलाइन हो जाए, वो भी दिक्कत है। तो भाई साहब टॉयलेट सोप वगैरह बेटर ग्रेड वगैरह ऑयल और फैट वगैरह इस्तेमाल करेंगे और एक्सेस अल्कली को रिमूव करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा रंग वगैरह डालेंगे, कलर एंड परफ्यूम वगैरह डालेंगे, है ना, ताकि अट्रैक्टिव लगे। तो टॉयलेट सोप वगैरह थोड़ा देख लिए। आगे बेसिकली जो सोप फ्लोट होता है वाटर में, सोप दैट फ्लोट इन वाटर, उसमें क्या है कि एयर बबल्स वगैरह को बीट करते हैं। वो कैसे बनता है, मेड बाय बीटिंग हो जाएगा एयर बबल्स बिफोर देयर हार्डनिंग। उनके हार्डनिंग के पहले एयर बबल्स को बीट करके उसमें बेसिकली डाला जाता है। तीसरा बात कर रहा है ट्रांसपेरेंट सोप के बारे में। ट्रांसपेरेंट सोप कैसे बनता है, तो भाई साहब उसको हम एक्सेस ऑफ इथेनॉल में बेसिकली डीप करते हैं, डिसॉल्विंग द सोप इन इथेनॉल एंड उसके बाद इवेपोरेट कर देते हैं एक्सेस सॉल्वेंट को। तीसरा मेडिकेटेड सोप में बेसिकली क्या है कि मेडिकेटेड सोप में बेसिकली क्या है कि मेडिसिनल वैल्यू का सब्सटेंस को डालते हैं। सब्सटेंस ऑफ हो जाएगा मेडिसिनल वैल्यू और एडेड। तो कुछ सोप में डिओड्रेंट आर एडेड, कुछ सोप में बेसिकली क्या है कि हम लोग डिओड्रेंट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, डिओड्रेंट, ताकि बिल्कुल यार ऑब्वियस सी बात है डिओड्रेंट डालोगे थोड़ा स्मेल वगैरह अच्छा रहेगा। मुझे लगता है ना कि सबसे पहले हम लोग बात किए टॉयलेट सोप वगैरह बेटर ग्रेड ऑफ बेसिकली ऑयल एंड फैट। बाद में फ्लोट जो करता है उसमें एयर बबल्स वगैरह को बीट किए हार्डनिंग के पहले। ट्रांसपेरेंट सोप में बेसिकली क्या किए, फटाक से बोलो, उसको मिथेनॉल वगैरह में बेसिकली बढ़िया से डिजॉल्व किए और इवेपोरेट कर दिए एक्सेस ऑफ बेसिकली इथेनॉल को, दैट इज सॉल्वेंट को। मेडिकेटेड सोप में बिल्कुल बेसिकली मेडिकेटेड सोप है तो मेडिसिनल वैल्यू का चीज़ तो डालेंगे, जैसे तुम लोग देखा था सोप में मिथेनॉल वगैरह डालते हैं, है ना। सेविंग सोप्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई साहब। तो बिल्कुल यहाँ पे ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल जो है वो ड्राई नहीं होने देगा। सेविंग वगैरह जब करते हैं तो ग्लिसरॉल जो है बेसिकली ड्राई नहीं होने देगा, जो फोम वगैरह है। तो सेविंग सोप्स वगैरह में ग्लिसरॉल इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अब आगे बोल रहा है ना कि भाई साहब सेविंग सोप वगैरह में गम दैट इज रोजिन को डालते हैं ताकि बेसिकली क्या है ना, ताकि बेसिकली फोम वगैरह बढ़िया से बना रहे। आगे बोल रहा है कि रोजिन को डालते हैं ताकि वो सोडियम रोजिनेट बनाएगा जो बढ़िया से झांक देगा, विच लेदर्स विल। बिल्कुल सेविंग में झांक ही तो चाहिए। तो पूछा जाएगा कि सेविंग सोप्स में बेसिकली कौन सा गम डालते हैं, दैट इज रोजिन को डालते हैं और ये बनाएगा सोडियम रोजिनेट जो बढ़िया से झांक देगा, जो लेदर्स विल बहुत बढ़िया झांक देगा। और मेरे ख्याल से सेविंग सोप के बाद लॉन्ड्री सोप, इसको भी लॉन्ड्री सोप में भी झांक बढ़िया चाहिए, तो यहाँ भी कुछ गम्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे, दैट इज देखते हैं। लॉन्ड्री सोप्स वगैरह में कुछ फिलर्स इस्तेमाल करते हैं, दैट इज सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट। आपको पूछा जा सकता है इसमें फिलर्स कौन कौन है, तो जब पूछा जाएगा कि बेसिकली फिलर्स किस में इस्तेमाल करते हैं, तो लॉन्ड्री सोप्स में। किस में इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ड्री सोप्स में, लॉन्ड्री सोप्स में, लॉन्ड्री सोप्स में इस्तेमाल करेंगे। और भाई साहब बेसिकली यहाँ पे सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट सारे के सारे बेसिकली फिलर है। आगे बोल रहा है ना कि सोप हो जाएगा, चिप्स आर मेड बाय रनिंग अ थिन शीट ऑफ मेल्टेड सोप। बिल्कुल बोल रहा है कि भाई साहब जो हम लोग सोप का चिप्स वगैरह कैसे बनाएंगे, तो बताने का कोशिश कर रहा है कि भाई साहब थिन शीट ऑफ मेल्टेड सोप वगैरह को बेसिकली कूल सिलेंडर वगैरह पे मतलब पास कराएंगे और उसके बाद फिर स्क्रैप करते चले जाएंगे छोटे छोटे पीसेस में। बाकी बोल रहा है सोप ग्रेन्यूल्स वगैरह, जो साबुन का जो ग्रेन्यूल्स वगैरह होता है वो बेसिकली क्या है कि सोप बबल्स का ही मिनिएचर फॉर्म है, छोटा छोटा फॉर्म है। आगे बोल रहा है ना कि भाई साहब सोप पाउडर और स्कोरिंग सोप जो है ना, जो सोप पाउडर है और जो स्कोरिंग सोप है वो बेसिकली क्या है, उनमें स्कोरिंग एजेंट दैट इज एब्रेसिव वगैरह इस्तेमाल करते हैं, है ना। दैट इज किसका पाउडर, प्यूमाइस का या फाइनली डिवाइडेड सैंड वगैरह का, है ना, प्यूमाइस का या फिर फाइनली डिवाइडेड सैंड वगैरह का। और इसमें बिल्डर्स पाया जाता है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट वगैरह, ट्राई सोडियम फॉस्फेट वगैरह, है ना, इनमें बिल्डर पाया जाता है। किसमें, फटक से बोलो, जल्दी बोलो किसमें। तो बोल रहा है ना कि जो स्कोरिंग सोप वगैरह होता है उसमें बेसिकली क्या क्या पाया जाता है, फटक से बोलो। तो इसमें बोल रहा है ना कि बेसिकली बोल रहा है पाउडर, प्यूमाइस या फाइनली डिवाइडेड सैंड वगैरह डालते हैं। किसमें, जल्दी बोलो फटक से किसमें। तो हम लोगों ने बोल रहे हैं स्कोरिंग सोप्स में। स्कोरिंग सोप्स में प्यूमाइस या फिर फाइनली डिवाइडेड सैंड वगैरह डालते हैं। और बिल्डर के तौर पे क्या क्या डालते हैं, फटाक से बोलो। यहाँ फिलर अलग था, सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट फिलर था। और बिल्डर में कौन कौन हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट और ट्राई सोडियम फॉस्फेट। देखो बिल्डर कौन कौन है, फटाक से बोलो। जो बेसिकली स्कोरिंग सोप में डालते हैं तो उसमें बेसिकली प्यूमाइस से फाइनली डिवाइडेड सैंड वगैरह तो डालते हैं। कुछ बिल्डर के तौर पे क्या क्या डालते हैं, सोडियम कार्बोनेट और ट्राई सोडियम फॉस्फेट वगैरह। बिल्डर का काम क्या है, ताकि साबुन जल्दी काम करे, बिल्डर मेक द सोप हो जाएगा मोर रैपिडली। बिल्कुल भाई साहब। अब बोल रहा है यूनिट 5 दैट इज सरफेस केमिस्ट्री वगैरह में आप लोग इस सोप का क्लीनिंग पढ़े हैं। अब हार्ड वाटर में बेसिकली क्या है कि वर्क क्यों नहीं करता है, ये आप बेसिकली हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़े हैं, क्योंकि बेसिकली कैल्शियम या मैग्नीशियम का सॉल्ट बना देता है। जैसे देखो यहाँ पे देखो ये स्टेरिक एसिड का सॉल्ट है, दैट इज सोडियम स्टेरेट था। ये बेसिकली परमानेंट हार्डनेस होगा क्योंकि क्लोराइड और सल्फेट का बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम का बेसिकली सॉल्ट होगा तो परमानेंट बेसिकली हार्डनेस इन वाटर, है ना। बाइकार्बोनेट वाला टेम्पोरी होता था। खैर मेरे ख्याल से वाटर में जो हार्डनेस है कैल्शियम क्लोराइड के कारण है, तो कैल्शियम का सॉल्ट बन जाएगा जो इनसॉल्युबल हो जाएगा, दैट इज स्कम बन जाएगा और ये बेसिकली फिर झाग बनाने नहीं देगा। तो वही बोल रहा है कि जो कैल्शियम स्टेरेट बना ये बेसिकली क्या है, इसी को स्कम बोलेंगे। ये यूजलेस है, कहीं ना कहीं लेदर होने नहीं देगा, झाग नहीं होने देगा। अरे ठीक है।
ये गमी गमी मास के तौर पे एकदम हो जाएगा। ये कभी आप तालाब उलाब में नहाइएगा तो कभी फील कीजिएगा, ठीक है। कभी आप छठ वगैरह में, कभी आप नदी वगैरह में नहाए होंगे तो फील किए होंगे। आगे बेसिकली क्या है ना कि भाई साहब हार्ड वाटर में डाई वगैरह ढंग से बेसिकली एब्जॉर्ब वगैरह भी नहीं होता है गमी मासेस वगैरह के कारण, दैट इज जो आप प्रेसिपिटेट वगैरह देखें। अब थोड़ा सा सिंथेटिक डिटर्जेंट देखते हैं भाई साहब, थोड़ा सा जल्दी से। अभी भी चैप्टर बहुत लंबा पार्ट बचा हुआ है। नहीं यार अब खत्म होने वाला, चलो मेरा भगवान करे रिकॉर्डिंग बैटरी डाई करने से पहले हो जाए। सिंथेटिक डिटर्जेंट देखते हैं, डिटर्जेंट सोप से थोड़ा सा बेहतर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं डिटर्जेंट जो है ना, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे 3 तरह का, एक अनायनिक, एक कटायनिक और नॉन आयोनिक, है ना। तो डिटर्जेंट के साथ सबसे खास बात है कि ये हार्ड वाटर में भी बढ़िया से काम करता है। सॉफ्ट वाटर में तो करता ही करता है, हार्ड वाटर में भी काम करेगा, मतलब इनका क्लींसिंग प्रॉपर्टी जो है उनसे बेहतर है, ठीक है। क्योंकि ये सिंपल बेसिकली क्या है ना, सीडीएम सिंपल बेसिकली लॉन्ग चेन फैटी एसिड और सोडियम और पोटेशियम ये नहीं है। थोड़ा देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। तो हम लोग जब अनायनिक पार्ट क्लींसिंग एक्शन के लिए इस्तेमाल होगा तो अनायनिक डिटर्जेंट बोलेंगे, जब कटायनिक पार्ट इस्तेमाल होगा तो कटायनिक डिटर्जेंट बोलेंगे, और नॉन आयोनिक में बिल्कुल ना कटायनिक पार्ट होगा ना अनायनिक पार्ट होगा। तो आगे बेसिकली क्या है, देखिए लॉरेल अल्कोहल वगैरह हो जाएगा, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में डालें तो बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड में डालें तो एसिड में डालें, उसके बाद बेसिकली लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट बना, इसका बेसिकली एसिडिटी को हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे अल्कली से। थोड़ा बढ़िया से देखिए, तो सोडियम लॉरेल सल्फेट बना। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली ये जो कटायनिक पार्ट है, ये जो कटायनिक पार्ट है, ये क्लींसिंग एक्शन में लॉन्ग चेन या कटायनिक पार्ट इस्तेमाल होगा। ये लॉन्ग चेन कटायनिक पार्ट अगर बेसिकली क्लींसिंग एक्शन में इस्तेमाल होगा तो हम लोगों ने बोला बेसिकली कटायनिक बोल दिया, अनायनिक पार्ट, ये अनायन है ना भाई, ये अनायन पार्ट बेसिकली अगर इस्तेमाल होगा क्लीनिंग में अनायनिक पार्ट, तो हम लोग बोले ये अनायनिक डिटर्जेंट हो जाएगा, दैट इज सोडियम लॉराइल सल्फेट अनायनिक है। इसी तरह से आप डो डिसाइल बेंजीन, ये बेंजीन है, हम लोग बेसिकली यहाँ पे मेरे ख्याल से इसमें अल्काइल ग्रुप 12 कार्बन का, दैट इज डो डिसाइल मतलब 12, ठीक है, डेकेन नहीं, बाकी डो डिसाइल जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, वैसे डो डेकेन नहीं, डो डिसाइल है, मतलब 12 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, डो डिसाइल बेंजीन। इसमें बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड डालें, और बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि डो डिसाइल बेंजीन के साथ यहाँ पे सल्फोनिक ग्रुप लग जाएगा पैरा पोजीशन पे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको पता है कि ये बेसिकली क्या है, एरोमेटिक पार्ट है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, ये साथ हुआ, बेसिकली पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप जुड़ा, फिर अल्काली के साथ रिएक्शन किए ताकि बेसिकली क्या है कि एसिडिटी को थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज कर सके, और फिर आपको सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट ग्रुप आपको मिला, जो कि बेसिकली अनायनिक पार्ट आप देख रहे हैं, बढ़िया से आपको दिख रहा होगा। और जब ये अनायनिक पार्ट क्लींसिंग रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाएगा तो ऐसे डिटर्जेंट को हम लोग अनायनिक डिटर्जेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा ध्यान से देखिए। अच्छा, इधर बोला है कि अनायनिक डिटर्जेंट क्या है, सोडियम सॉल्ट है, किसका, सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन वगैरह का। देखो सल्फोनेटेड यहाँ पे लॉन्ग चेन आप देखते हैं, ठीक है ना, अल्कोहल या हाइड्रोकार्बन वगैरह का। थोड़ा टाइम देख लेते हैं कितना देर और बचा हुआ है रिकॉर्डिंग मेरा। अरे भाई 2-3 मिनट ही है भाई साहब। हो मेरे ख्याल से अनायनिक डिटर्जेंट के बारे में बात करें ना तो अनायनिक मॉलिक्यूल क्लींसिंग एक्शन में इस्तेमाल हो जाएगा। अब इनके बारे में बात करें ना तो भाई साहब ये बेसिकली जो है ये टूथपेस्ट वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टूथपेस्ट वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, टूथपेस्ट वगैरह में। अच्छा, जैसे कटायनिक पार्ट अगर बोले कटायनिक डिटर्जेंट में कटायनिक पार्ट होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के साथ बेसिकली 1, 2, 3 और 4 अल्काइल ग्रुप है, एक थोड़ा सा लंबा पार्ट अल्काइल ग्रुप है, तो 4 ग्रुप है, तो बेसिकली 4 ग्रुप में नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया, तो इसके ऊपर जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज आना ही था। तो एमोनियम डेरिवेटिव है, ये क्या है, अल्काइल एमोनियम डेरिवेटिव है, और यहाँ पे ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड की जगह क्लोराइड भी हो सकता था, या फिर बेसिकली यहाँ बेसिकली और भी कोई दूसरा अनायन दैट इज एसीटेट वगैरह भी हो सकता था, एसीटेट वगैरह भी हो सकता था। तो जल्दी देखते हैं भाई कटायनिक डिटर्जेंट के बारे में 1-2 साल पहले ही सवाल आया था, ये वाला दैट इज सिट्राइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड क्या है, तो कटायनिक डिटर्जेंट है। ये बेसिकली क्या है ना कि थोड़ा सा शैम्पूज वगैरह में या फिर बेसिकली कंडीशनर वगैरह में इस्तेमाल होता है, थोड़ा महंगा भी रहता है, बहुत अच्छा होता है, इसका जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज वगैरह भी थोड़ा महंगा होता है। नॉन आयनिक डिटर्जेंट के बारे में बात करें भाई साहब तो इसमें बेसिकली एक स्टेरिक एसिड वाला पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, यहाँ पे देखिए कोई भी बेसिकली आयन नहीं है, ये बेसिकली जो है लिक्विड डिश वॉशिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है ना, और मिसल फॉर्मेशन वगैरह ये भी करके उसी तरह क्लींसिंग एक्शन है। मेन प्रॉब्लम बेसिकली डिटर्जेंट के साथ क्या है ना कि भाई साहब ये थोड़ा सा इनका बेसिकली जो है ना डिग्रेडेशन थोड़ा आसान नहीं होता है, और ये बेसिकली क्या है कि पॉल्यूशन के तौर पे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो ब्रांचिंग जितना कम होगा क्लींसिंग एक्शन, तो ब्रांचिंग जितना कम होगा उतना ज़्यादा डिग्रेडेबल होगा। मेरे ख्याल से चैप्टर बेसिकली खत्म हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हाइड्रोकार्बन का ब्रांचिंग कम से कम हो, अनब्रांच बेसिकली जितना कम ब्रांचिंग रहेगा उतना ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल होगा, और बेसिकली क्या है कि क्लींसिंग एक्शन तो है लेकिन पॉल्यूशन कम से कम होगा। मुझे लगता है चैप्टर खत्म हो गया, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया, लेकिन एनसीईआरटी दाना दाना कराएं। बेस्ट ऑफ लक।